जी, वालेकुम सलाम। अ, हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी शॉर्टली जब सारे मेंबर्स आ जाएँ तो। अच्छा जी, आज का जो सेशन है आप लोगों ने उसका टाइटल तो देख ही लिया है। ज़ेड 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 सेशन है बेसिकली। ज़न, ज़र और ज़मीन। अम, तो तो आज हमारा जो फ़ोकस है वो ये है कि ऑफ कोर्स हमारा प्लेटफ़ॉर्म जो है इट्स ऑल अबाउट सेकंड इनकम स्ट्रीम, इट्स ऑल अबाउट वेल्थ क्रिएशन। दौलत कैसे बनाई जाती है? तो लोग दुनिया में आते हैं, रक्शे वाला भी किचन इनकम बना लेता है, छोटा-मोटा बिज़नेस करने वाला भी अपनी किचन इनकम बना लेता है, हर इंसान किचन इनकम बना लेता है। और फिर लोग 30-40 साल काम करते हैं, उसके बाद कब्र की तैयारी शुरू कर देते हैं। ये एक एवरेज इंसान की लाइफ़ है। तो एक एवरेज इंसान अपनी ज़िंदगी में आप ये समझ लें कि एक इंसान 10 साल के पीरियड में 3 मेजर डिसीज़न्स लेता है आम तौर पे, बड़े-बड़े डिसीज़न्स। अब वो 3 बड़े-बड़े डिसीज़न्स जो हैं, वो हैं शादी करना, ज़मीन मूव करना यानी रिलोकेट करना, एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाना, बिज़नेस स्टार्ट कर लेना, एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में चले जाना या बिज़नेस जॉब छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट करना या एक बिज़नेस खत्म करके दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करना। ये सारे कहलाते हैं मेजर डिसीज़न्स। और इंसान की ज़िंदगी जो है वो एक डिसीज़न या तो उसको 5 साल आगे लेके चली जाती है या 5 साल पीछे पहुँचा देती है। तो मैंने आप लोगों को एग्ज़ाम्पल भी दी हुई है कि इमाम अली से किसी ने पूछा कि नसीब और मुकद्दर में क्या फ़र्क है? तो उन्होंने कहा था एक टाँग उठाओ, उसने टाँग उठाई, उन्होंने कहा अच्छा अब दूसरी भी उठा लो, दूसरी नहीं उठा पाया वो। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे इख्तियार में है वो तुम्हारा नसीब है, जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है वो मुकद्दर है। तो मुकद्दर का मतलब ये है कि मेरे मुकद्दर में लिखा था कि मेरा बाप कौन होगा, मेरी माँ कौन होगी, मैं किस तारीख को मर जाऊँगा। ये तो मुकद्दर हो गया, ये मैं नहीं बदल सकता। लेकिन नसीब मेरे हाथ में है बेसिकली। तो मैं आज अच्छा नसीब फिर इमाम अली ने एक्सप्लेन भी किया कि जी नसीब वो है जो तुम्हारे इख्तियार में है। तुम्हारा हर एक कदम उठने वाला तुम्हारे नसीब को बदलता है। तो आज मैं एक फैसला करूँगा, एक कदम उठाऊँगा, मेरे नसीब में इम्पैक्ट आएगा, मेरा नसीब चेंज हो जाएगा। एक राइट डिसीज़न लाइफ़ में ले लिया, नसीब कहाँ से कहाँ चला गया, एक गलत डिसीज़न ले लिया, नसीब कहाँ से कहाँ चला गया। अभी जाके मैं किसी इंसान का कत्ल कर दूँ, एक गलत डिसीज़न मैंने लिया, मैं सारी ज़िंदगी अब जेल में ही पड़ा रहूँगा उसके बाद। मेरी गलती थी, मैंने क्यों किया? जी, गुस्से में आ गया था मैं। तो डिसीज़न्स, लाइफ़ इज़ ऑल अबाउट डिसीज़न्स। अच्छा फिर मैंने एक और वीडियो में आप लोगों को ये भी एक्सप्लेन किया कि बेवकूफ़ लोग कहते हैं कि जी हमारी किस्मत फूटी हुई है। तो सही तो कहते हैं बेवकूफ़ लोग। बेवकूफ़ों ही की तो किस्मत फूटी होती है। भई किस्मत किसकी फूटी होगी? बेवकूफ़ों की तो फूटी होती है। सही तो कह रहे हैं आप। आपकी किस्मत इसलिए फूटी हुई कि आप बेवकूफ़ इंसान हैं और बेवकूफ़ इंसान की किस्मत इसलिए फूटती है कि वो गलत डिसीज़न्स लेता है, गलत फ़ैसले करता है। तो जो इंसान ज़िंदगी में गलत फ़ैसले करता है, वो बेवकूफ़ इंसान कहलाता है। एक फ़ैसला गलत, दूसरा फ़ैसला गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत, 5वां गलत, छठा गलत, जो फ़ैसला लिया गलत, जो फ़ैसला लिया गलत। बेवकूफ़ इंसान गलत फ़ैसले लेता है, जिसकी वजह से एंड पे वो 30 साल के बाद कहता है हमारी तो किस्मत फूटी हुई है। नहीं, हमें खाला ने जादू कर दिया हमारे ऊपर। अच्छा बेवकूफ़ लोगों के ऊपर जादू बड़ा होता है। तो बेवकूफ़ों को समझाया करें आप कभी कि ना कोई जादू हो रहा है आपके ऊपर, ना ही आपकी किस्मत फूटी हुई है। आपने खुद फोड़ दी अपनी किस्मत। आप बेवकूफ़ इंसान हैं, मान लें इस बात को। अक्लमंद इंसान वो होते हैं, जो मान लेते हैं कि हम बेवकूफ़ हैं। वो हैं सही किस्मत वाले, अक्लमंद इंसान, जो अपने आप को पहचान लेते हैं कि मैं ये हूँ, ये मेरी वीकनेसेस हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ हैं। ओहो! मैं बेवकूफ़ इंसान हूँ, इसलिए मैं गलत डिसीज़न लेता हूँ और हर गलत डिसीज़न मुझे 5 साल पीछे ले जाता है। मेरी ही गलतियाँ हैं।
तो मैं यंग लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले उस इंडस्ट्री के बाबों को जाके स्टडी करें हमेशा। मैं जब हेयर कटिंग के लिए जाता हूँ पाकिस्तान में, मैं जब हेयर कटिंग के लिए कहीं पे बैठा होता हूँ, एक बच्चा होता है वहाँ पे, वो सामान कभी वो कंघी लाके दे रहा है, कभी कुछ लाके दे रहा है, कभी जो भी है, बच्चे वहाँ काम कर रहे होते हैं छोटी उम्र के। तो मैं उनकी ज़िंदगी को देख के मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि इस बच्चे के लिए कितना बड़ा मुकाम, क्या इसका स्टेटस होगा, जिस दिन ये खुद हेयर ड्रेसर बन जाएगा। वो बच्चा जाके अपने पूरे खानदान में बताएगा, जी मैं अब बाल काटता हूँ, बहुत बड़ी बला बन गया हूँ अब मैं। उसकी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं किसी तरीके से एक दिन उस तरह मेरे हाथ में हो, कैंची मेरे हाथ में हो, मैं बाल काटूँगा। मुझे लोग उस्ताद बोलेंगे उसके बाद। तो उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा, वो बहुत बड़ी कोई अज़ीम इंसान बन जाएगा, वो अपनी ज़िंदगी के सारे मकसद पूरे कर लेगा, वो पूरे गाँव में, पूरे देहात में जाके बताएगा, मैं बहुत बड़ी चीज़ बन गया हूँ। इसलिए कि बचपन से उसने वो ख्वाब देखा था कि मैं बस जिस दिन उस तरह मेरे हाथ में होगा ना, मैं तोप चीज़ बन जाऊँगा। तो अगर उसको पता लग जाए कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसकी तो 1% वैल्यू नहीं है, लोग तो इससे बहुत ज़्यादा कमाते हैं, लोग तो पता नहीं क्या-क्या करते हैं, तो फिर वो किसको ब्लेम करेगा, कि अपनी किस्मत को ब्लेम करेगा? तो किस्मत को ब्लेम मत करें, अपने आप को ब्लेम करें, अपने डिसीजंस को ब्लेम करें। तो जब आप किसी इंडस्ट्री में जाएँ, किसी नई इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें, किसी नई जॉब को एक्सप्लोर करें, आपको किसी ने जॉब ऑफर दी कि जी आप हमारी कंपनी में आएँ और आप ये वाला रोल अदा करें। आप उस रोल का 40 साल का स्कोप तो देख लें पहले। डाटा माइनिंग की जॉब है, ठीक है, आप 40 साल के बाबों को स्टडी करें जो डाटा माइनिंग की जॉब करते हैं, देखें उनकी सैलरियाँ क्या हैं। अच्छा, इस बंदे की सैलरी $1.5 लाख है। 40 साल के बाद मुझे भी $1.5 लाख मिल सकता है, ये मेरा पोटेंशियल है। बैंकिंग की जॉब है, अच्छा ये फलाँ वाली बैंकिंग की जॉब है, अगर मैं इस करियर में जाऊँगा तो इसमें 40 साल वाले ये जॉब करते हैं और ये उनकी इनकम होती है। अच्छा, मेरा भी यही स्कोप है। स्टडी करें बाबों को, फिर डिसीजन लें आप लोग। तो चलें, ये तो एक पॉइंट था। अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ। तो असल टॉपिक जो मैं आप लोगों को एम्फसाइज करना चाहता हूं वो है डिसीजन। कभी-कभी आपने देखा होगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारा मैनेजर तो कुछ भी नहीं करता, हम सारा काम करते हैं। बेसिकली ये बेवकूफ लोग होते हैं, जो कहते हैं कि सारा काम हम करते हैं, मैनेजर तो कुछ भी नहीं करता, वो तो बस बैठा रहता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीईओ सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है, मैनेजर उसके बाद सेकंड लेवल पर आता है, काम करने वाला तीसरे लेवल पर आता है। काम सबसे ज़्यादा सबसे नीचे वाला करता है, मैनेजर कम काम करता है, सीईओ उससे भी कम काम करता है। तो आप कभी नोट करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लेने वाला इंसान सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है। सीईओ को सैलरी सबसे ज़्यादा मिलती है, बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लें, $1-1 मिलियन साल की सैलरियाँ क्यों हैं? क्योंकि वो डिसीजंस लेता है। फैसला, डिसीजन लेने वाला इंसान सबसे ज़्यादा पैसे कमाता है। काम करने वाला इंसान उससे नेक्स्ट लेवल पर आता है, जिन्हें हम मैनेजर्स कहते हैं। और जो तीसरे लेवल पे लोग होते हैं, जो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं, वही सबसे कम पैसे कमाते हैं क्योंकि डिसीजन नहीं लेते वो लोग। डिसीजन लेने वाला इंसान ज़्यादा पैसे बनाता है। तो मैनेजर आपसे काम करवाने के पैसे ले रहा है बेसिकली, इसलिए उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। और जो सीईओ है, वो फैसला करने के पैसे लेता है। वो बड़े-बड़े फैसले कर रहा है बेसिकली, अब ये कर दिया जाए, अब ये कर दिया जाए, इसलिए वो सबसे ज़्यादा पैसे ले रहा है। तो फैसला, डिसीजन आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट तरीन मोमेंट होता है, जब आप अपनी ज़िंदगी में कोई फैसला करते हैं। आपकी आने वाली नस्लें बदल जाती हैं, आपकी किस्मत बदल जाती है, आपकी बैंक अकाउंट या तो खाली हो जाते हैं या भर जाते हैं, आपके एक फैसले की वजह से। और इंसान 10 साल में ऐसे 3 फैसले करता है आमतौर पे, और 30 साल में इंसान ऐसे 9 फैसले करता है। ये 9 फैसले जो हैं उसको या तो 30 साल पीछे ले जाते हैं या 30 साल आगे ले जाते हैं। तो इसलिए आपने कभी नोट किया होगा कि मेरे क्लास फेलो, मैं तो 43 साल का बाबा हूँ, ठीक है? तो मैं अपने क्लास फेलोज़ को अगर स्टडी करूँ, तो
मैं बोलूँ कि ये मेरा क्लास फेलो जो है ये बन गया, इतना बड़ा स्टार बन गया, मैं तो वैसे के वैसे बैठा हूँ, मेरा बैंक में तो बस इतने से ही पैसे हैं। बेसिकली उसने अपनी ज़िंदगी में जो डिसीज़न्स लिए थे, वो उसका खा रहा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में जो डिसीज़न्स लिए थे, मैं उसका खा रहा हूँ। अब आप मुझे बेवकूफ़ बोलें या अक्लमंद बोलें। तो इसलिए फैसला बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आइए इस टॉपिक के ऊपर दोबारा आते हैं। शादी करने का फैसला, प्यार करने का फैसला, पीआर लेने का फैसला, माइग्रेट करने का फैसला, बिज़नेस स्टार्ट करने का फैसला, मैं इंग्लैंड जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ तो किस उम्र में जाऊँ, मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ तो किस उम्र में जाऊँ, कब जाऊँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, मैं वापस वापस पाकिस्तान जाऊँ कि ना जाऊँ और जाऊँ तो क्यों जाऊँ? ये वो सारे डिसीजंस हैं जिनकी काश कोई किताब होती, तो मैं वो किताब आप सबको पकड़ा देता, जाओ ये किताब पढ़ लो, सारी लॉजिक समझ आ जाएगी। ये हैं ज़िंदगी के एक्सपीरियंस। मैं जब अब मुझे अपनी दर्दनाक कहानी दोबारा सुनानी पड़ेगी, ताकि आप लोग सारे रोएँ इसके बाद। मैं अब आप सब लोगों को रुलाऊँगा, अपनी कहानियाँ सुना-सुना के। मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस मेरे एक्सपीरियंस हैं। अगर आप लोगों को नहीं सुनेंगे या नहीं पता लगेगा, तो आप डिसीज़न कैसे लेंगे? तो मेरा एक्सपीरियंस सुनना तो फिर मजबूरी है, आपको सुनना पड़ेगा। चॉइस नहीं है आपके पास। तो मैं जब 20 साल का था, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बेसिकली होता है कि हम बाहर जाएँ या ना जाएँ, अगर जाएँ तो क्यों जाएँ? आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी बाहर जाना है तो क्यों जाना है? तो सबसे पहले लाइफ के कुछ गोल्स हम प्रायोरिटाइज़ कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं इसको, ठीक है? ज़िंदगी के कुछ गोल्स, जिसमें से आम तौर पे जो सबसे बड़ा गोल होता है इंसान का, वो होता है दौलत बनाना, कि जी पैसे बनाने। ये हर इंसान का सबसे बड़ा गोल होता है। यही इंसान नहीं कर पाता, बाकी बड़ा कुछ कर लेता है, ये वाला काम नहीं होता, दौलत नहीं बनती। इतना आसान होता है दौलत बनाना, तो मौजें लगी होती सबकी। तो दौलत बनाना लोग बना क्यों नहीं पाते? फैसले गलत करते हैं। गलत फैसले कहाँ पर हो जाते हैं, वो अब की पॉइंट समझ लीजिए आप लोग। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ज़मीन इसलिए बदलना चाहते हैं कि वो उन्हें अच्छा लाइफ़स्टाइल पसंद है, उन्हें खूबसूरत रोडें पसंद हैं, खूबसूरत घर पसंद हैं। तो अम, मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल इसलिए दूँगा कि मैं जिस कच्ची बस्ती में रहता था, मैं सुल्तानाबाद में रहता था। उस कच्ची बस्ती में पानी भर-भर के कई किलोमीटर दूर से पानी भर-भर के लाता था और मैं सारा दिन कर्ज़ करता रहता था। अपनी ज़िंदगी को, अपनी किस्मत को, अपने इलाके को, अपने घर को, गलियाँ, गटर उबल रहे हैं, पत्थरों पे टाप-टाप के मैं जाता था, गालियाँ देता हुआ जाता था। मैं कहता था क्या ज़िंदगी है ये? अब मेरे साथ प्रॉब्लम क्या था? बेसिकली मेरे साथ प्रॉब्लम कुछ ये हो गया कि अ, अगर मैंने इस्लामाबाद देख लिया होता तो फिर शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। शायद मैं बाहर ही ना जाता। लेकिन मैंने इस्लामाबाद नहीं देखा था। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिवाय कराची, सुल्तानाबाद के और लाहौर, चुबुची क्वार्टर कुछ देखा ही नहीं था बेसिकली। तो मैं ये समझता था सारे इंसान इसी तरह रहते हैं। 1997 में मुझे जब मैं कंप्यूटर वगैरह रिपेयर, फिक्सिंग सर्विसेज़ बेचा करता था, तो मेरे क्लाइंट्स होते थे। तो मुझे डिफेंस जाने का मौका मिला। मैं पहली बार कराची डीएचए गया और मैंने बड़े-बड़े घर देखे, तो मैं 1 हफ्ता सो नहीं सका उसके बाद। मुझे यकीन नहीं आया कि इंसान ऐसे भी रहते हैं। देख 20 साल का बच्चा, 18-19 साल मेरी उम्र थी, क्या मेरी अक्ल होनी थी उस वक़्त। ज़िंदगी में कभी मैंने इतने बड़े खूबसूरत घर नहीं देखे थे, तो मेरे लिए वो एक बड़ा मेंटली मैं डिस्टर्ब हो गया था देख के कि ये इंसान ऐसे भी रहते हैं? ये कौन-सी जगह है? तो वो पहला एक्सपीरियंस था मेरा। उससे मेरे अंदर डिज़ायर बहुत ज़्यादा बढ़ी कि मैंने यहाँ सुल्तानाबाद से बाहर निकलना है। मैं किसी भी कीमत पे यहाँ से बाहर जाना है। तो मैं डेस्परेटली अ, एजेंटों के चक्कर काटने लगा। मैं उनसे कहता था मुझे अल्लाह के नाम पे किसी कंटेनर में डाल के यहाँ से निकाल दो। वो कहते थे आजकल कंटेनर दस्तयाब नहीं है, तो इंतज़ार फरमाइए। लगा रहता था, एम्बेसियों के चक्कर काटता था। मैं 3 साल मैंने स्ट्रगल की कि किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। अच्छा, क्यों थी ये डेस्परेशन? जिस इलाके में मैं रहता था,
आज भी मेरे दोस्त उस इलाके में सुल्तानाबाद में रहते हैं। मैं अब उनकी ज़िंदगी को स्टडी करता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता। तो बेसिकली मेरा एक दोस्त है, जो सुल्तानाबाद में आज भी रहता है, पीएसओ में काम करता है, 8 लाख रुपए उसकी तनख्वाह है, ऑस्ट्रेलिया भी जा चुका है, इंग्लैंड भी जा चुका है, अमेरिका भी जा चुका है और वो कहता है क्या ज़िंदगी है। अब आप बताएँ, उसको सुल्तानाबाद से कोई बुराई नज़र नहीं आती उसको तो? वो मुझे कैसा मेरे बचपन में दोस्त कहते थे सुल्तानाबाद में क्या बुराई है? तो मैं उस दौर में जब शाहरुख खान की मूवियाँ ला-ला के देखता था, मैं स्विट्ज़रलैंड देख-देख के मैं पागल हो जाता था। मैं कहता था कि ये क्या ज़िंदगी है? कहाँ हैं ये रोडें? कहाँ है ये ज़मीन और कहाँ है ये ग्रीनरी और ये इतने खूबसूरत मुल्क किधर हैं ये? तो मैं पागल हो जाता था बस किसी तरह से बस निकल जाऊँ यहाँ से। वो तो पागल नहीं हुए। कहते हैं क्या जगह है, क्या लाइफ़ है। ऐसा क्यों है? तो अब आइए, जो मैंने ज़िंदगी को इवैल्यूएट करके समझा है कि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि कुछ लोग अपने घर को खूबसूरत करके खुश हो जाते हैं। कहते हैं घर खूबसूरत होना चाहिए। घर खूबसूरत है, क्या ज़िंदगी है? बाहर क्या हो रहा है? गली टूटी हुई है, कचरा पड़ा हुआ है, कुत्ते घूम रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें इस बात से। अच्छा, ये एक क्लास है लोगों की। एक सेकंड क्लास बताता हूँ लोगों की जो कहते हैं नहीं, नहीं इतने गंदे इलाके में नहीं रहना मुझे कुछ भी हो जाए मैंने यहाँ से निकलना है। वो फिर ज़िंदगी में मेहनत करते हैं, भाग-दौड़ करते हैं, जॉबें करते हैं, पैसे जमा करते हैं, वो बहरिया टाउन हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या इलाका है, अब मैं बहुत खुश हूँ। ये है सेकंड क्लास। उन लोगों की जो कहते हैं घर नहीं, इलाका भी खूबसूरत होना चाहिए, एरिया अच्छा होना चाहिए। तीसरी क्लास, ये उन लोगों की होती है जो कहते हैं क्या शहर है ये, मैंने शहर में ही नहीं रहना, मुझे खूबसूरत शहर में रहने का शौक है। ये तीसरी क्लास है। ये कहते हैं शहर से निकलो, मुझे ये शहर ही नहीं समझ आता, इतने गंदे शहर में मैं नहीं रह सकता। वो फिर बैग उठाते हैं, गाड़ी निकालते हैं, इस्लामाबाद चले जाते हैं, कहते हैं वहां रहना है। चौथी क्लास, ये उन लोगों की जो कहते हैं क्या मुल्क है ये, मैंने इस मुल्क में ही नहीं रहना, मुझे जाना है ऐसे मुल्क में जो खूबसूरत हो ए टू जेड, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसका, क्या माहौल हो, पता लगे आप किसी मुल्क में रह रहे हैं। ये है चौथी क्लास। तो इंसान लाइफस्टाइल के लिए 4 डिफरेंट क्लासेस हैं लोगों की जो 4 डिफरेंट किस्म के लाइफस्टाइल चाहते हैं। कुछ लोग सुल्तानाबाद में ही खुश हैं, एज़ लॉन्ग एज़ कि उनका अपना घर खूबसूरत है अंदर से। कुछ लोग कहते हैं नहीं इलाका बदलो, कुछ कहते हैं नहीं शहर बदलो और फाइनल क्लास में कहते हैं मुल्क बदल लो। तो क्वेश्चन ये है कि ये 4 ये तो चले लाइफस्टाइल हमने समझ लिया, अच्छा इंसान लाइफस्टाइल के लिए इतनी मेहनत करता है। तो अब आइए उन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं जी मुल्क बदलना है, हमें तो कहीं और जाना है। तो मुल्क बदलने वाले लोग जो कहते हैं नहीं अमेरिका जाना है, इंग्लैंड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमें किसी दूसरे मुल्क में जाना है, हमें यहाँ नहीं रहना, पाकिस्तान में नहीं रहना। तो उन लोगों की क्या मेंटल इश्यूज़ होते हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं कि वो मुल्क बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब मुल्क बदलने वाले लोगों को एक चीज़ समझनी चाहिए, कुछ लोग मुल्क इसलिए बदलना चाहते हैं कि वो लाइफ़स्टाइल चाहते हैं। तो कहते हैं लाइफ़स्टाइल चेंज करना। कुछ लोग मुल्क इसलिए बदलते हैं, वो कहते हैं जी दौलत बनानी है, हम बाहर जाएँगे दौलतमंद हो जाएँगे। तीसरे नंबर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुल्क इसलिए बदलना चाहते हैं, वो कहते हैं जी पासपोर्ट चाहिए मुझे अमेरिका का या इंग्लैंड का। पासपोर्ट होगा तो मेरी 7 नस्लों के बाद वो पासपोर्ट आ जाएगा। मेरी 7 नस्लें जो हैं सुकून की ज़िंदगी गुज़ारेंगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट आप लोगों को? अच्छा फिर कुछ लोगों की प्रायोरिटीज़ होती हैं मेडिकल, फलाँ बेनिफिट, जी कनाडा में बड़े वेलफेयर बेनिफिट्स मिलते हैं इसलिए हम कनाडा जाना चाहते हैं। तो आम तौर पे ये 3 रीज़न्स होते हैं लोगों की मुल्क बदलने की। सबसे पहले रीज़न तो समझ लें कि मुल्क क्यों बदलें, क्यों छोड़ें पाकिस्तान को? तो रीज़न नंबर 1 लाइफ़स्टाइल चेंज करना है मुझे। अच्छे इलाके में अच्छा घर, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारनी है। नंबर 2 पैसे कमाने हैं। पैसे ज़्यादा मिलेंगे, सुना है जो लोग अमेरिका में काम करते हैं हमेशा अमीर होते हैं, पैसा बनाना है। नंबर 3 पासपोर्ट। ये 3 मोटिव्स हैं लोगों के मुल्क बदलने के। अब हमने अंडरस्टैंड इस बात को करना है कि तीनों में से कौन-सा मोटिव सबसे इम्पोर्टेंट है और वो कैसे आप अपनी ज़िंदगी में राइट डिसीज़न लें कि क्या मैं इन 3 वजहों की वजह से या 3 बातों की वजह से मुल्क बदलूँ या नहीं बदलूँ?
ये पॉइंट आप समझ लीजिए आप लोग। जो लोग कहते हैं जी लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल वालों की भी 4 क्लासेस मैंने आपको बताई हैं, घर वाले, इलाके वाले, शहर वाले और मुल्क वाले। लाइफस्टाइल, कोई शक नहीं इसमें कि लाइफस्टाइल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप जब पाकिस्तान से बाहर निकलेंगे तो दुनिया में 250 250 मुल्क हैं इस वक्त, उनमें से 100 125 150 मुल्क वाकई बहुत अच्छे हैं, रहने के काबिल हैं, बहुत अच्छी लाइफ मिल सकती है आपको, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये आपकी प्रायोरिटी में आता है? अब आप अपने आप से सवाल करें, क्या मेरी जिंदगी का मकसद है लाइफस्टाइल? आपकी जिंदगी का मकसद पासपोर्ट है, लाइफस्टाइल है या दौलत बनाना है? 3 है, फैसला आज करें आप लोग, आज फैसला करें। 3 में से क्या चाहिए आपको? फैसला करें अब आप लोग। मैंने ये फैसला नहीं किया था, मैं तो बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान था। मैं तो अगर मुझे मुझे कुछ समझा देता ये बातें, तो मैं भी उस दौर में फैसला करता कि हाँ यार बात तो सही है, दौलत पहले होनी चाहिए, पहले दौलत बनाए बाद में सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, लोगों ने दौलत को और पैसे कमाने को भी मिक्स कर दिया है। दौलत और पैसा कमाना, लोग ये समझते हैं एक ही चीज का नाम है। नहीं नहीं, दोनों दो डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट चीजें हैं। इकोनॉमिक एडवांटेज, इकोनॉमिक रीजंस, लोग इलीगल माइग्रेट करके एक दूसरे मुल्क में इसलिए जाना चाहते हैं, वो कहलाती इकोनॉमिक रीजंस। बर्मा के मुसलमान मलेशिया में इलीगल माइग्रेट करके आते हैं, क्यों? इकोनॉमिक रीजंस। उन्हें लाइफस्टाइल से कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो कहते हैं बस खाने को मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ये कहलाती इकोनॉमिक रीजंस। पाकिस्तान से लोग इलीगल माइग्रेट करके यूरोप जाते हैं, क्यों? इकोनॉमिक रीजंस। पैसे कमाने को मिल जाए, 4 पैसे मिल जाए, घर वालों को 50,000 रुपए भेजूंगा, सुकून आ जाएगा, जिंदगी के सारे मकसद पूरे हो जाएंगे। ये कहलाती है इकोनॉमिक रीजंस। एक कहलाती है दौलत बनाना, जी पैसे कमाने हैं, दौलतमंद बनना है, मिलियनर बनना है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, आप बाहर क्यों जाना चाहते हैं? पहले अपने आप से भी सवाल करें, क्यों जाना चाहते हैं बाहर आप लोग? इकोनॉमिक रीजंस की वजह से, या वेल्थ क्रिएशन की वजह से, या आप लाइफस्टाइल चाहते हैं, या पासपोर्ट चाहते हैं? हमने ये 4 अब मकसद डिफाइन कर लिया है। तो वेल्थ क्रिएशन तो किसी के दिमाग में एग्जिस्ट नहीं करता। वेल्थ का नाम किसने सुना है भाई? वेल्थ किससे कहते हैं भाई? रोटी पूरी नहीं पड़ी यहाँ पे, वेल्थ की बातें करते हैं सनी भाई आप। यहाँ रोटी का मसला है, जॉब नहीं मिल रही। तो ज्यादातर 90% लोगों का जो मसला है वो एक्चुअली इकोनॉमिक रीजंस होता है। इकोनॉमिक रीजंस की वजह से लोग बाहर जाना चाहते हैं। अच्छी जॉब मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, टैक्सी चला लूंगा, 4 पैसे बन जाएंगे, घर वालों को भेज दूंगा, छोटा मोटा घर बना लूंगा पाकिस्तान में। ये है 90% लोगों के दिमाग में। 90% लोगों का दिमाग खोलें, ये मिलेगा अंदर उसके आपको। 10% लोग बाकी 3 रीजंस को देख रहे होते हैं आमतौर पे, कि पासपोर्ट मिल जाएगा, वेल्थ बन जाएगी, लाइफस्टाइल। अच्छा, लाइफस्टाइल वाले वो लोग होते हैं जो आमतौर पे पाकिस्तान में भी अमीर होते हैं या अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। वो कहते हैं यार 10-15 हज़ार डॉलर यूएस खर्च करो, टर्की का वीजा लगवाओ, घर वर लो, टर्की में जाके रहेंगे, क्या जिंदगी होगी वहां पे, चलो मलेशिया चले जाते हैं, सुना है बड़ी अच्छी लाइफ है मलेशिया के अंदर, चलो मलेशिया में रहेंगे हम लोग। अमेरिका का, चलो यार एक काम करते हैं, E2 ले लेते हैं, छोटा मोटा 7-Eleven स्टोर खरीदते हैं अमेरिका में, 1.5-2 लाख डॉलर का मिलेगा, पूरी फैमिली को लेके अमेरिका चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जो लाइफस्टाइल या पासपोर्ट वगैरह को कंसिडर कर रहे होते हैं। पासपोर्ट वाले लोग कितने होते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो कहते हैं पासपोर्ट, मैं तो जाना चाहता हूं पासपोर्ट के लिए? मैं उनमें से एक था। मेरे दिमाग में पता नहीं ये फतूर कैसे आया था, 1998 में आया था या 1997 में आया था। 1997 में मैंने दोस्तों को बोल दिया था मैं तो जा रहा हूँ बाहर। तो मैंने कैनेडियन इमिग्रेशन स्टडी करनी शुरू की, मैंने साइप्रस को स्टडी किया, मैंने इटली को स्टडी किया, मैंने पता नहीं किस किस मुल्क को स्टडी किया, किस किस एम्बेसियों के बाहर जाकर मैं खड़ा हो जाता था, वो मुझे भगा देते थे वहां से। मैं एम्बेसियों में जाता था, पासपोर्ट चेक करवा के लाता था। मैंने बड़ा कुछ किया, बहुत कुछ किया, बड़े पापड़ बेले मैंने बाहर निकलने के लिए। मेरे दिमाग में एक फतूर था, पासपोर्ट। इकोनॉमिक रीजंस भी थी, ऑफ कोर्स थी, इकोनॉमिक रीजंस तो बाय डिफॉल्ट हम सब में है ये प्रॉब्लम। पासपोर्ट था, लाइफस्टाइल था, मैं सुल्तानाबाद से सीधा ही कहता था स्विट्जरलैंड चला जाऊं बस, तो वो लाइफस्टाइल भी था। तो मेरे दिमाग में काफी कुछ था। अब आप में से
अब आप लोग सब लिखना शुरू करें अपनी अपनी रीजंस, तो आप नोट करेंगे इकोनॉमिक रीजंस वाले सबसे ज्यादा मिलेंगे। वेल्थ वालों को तो बात ही ना करें ना, वेल्थ की आप लोग, वेल्थ तो अब सुनना शुरू किया आप लोगों ने, मेरी वीडियो देख देख के वेल्थ 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 सुन सुन के कान पक गए होंगे लोगों के, तो वेल्थ तो अब बोलना शुरू किया ना आप लोगों ने। नंबर वन रीजन मिलेगी आपको इकोनॉमिक रीजन, बस मुझे जॉब मिल जाए, चार पैसे मिल जाए, बस किसी तरह से मेरा घर चल जाए, रोटी मिल जाए, खाने पीने मिल जाए, घर वालों को पैसे भेज दूं। सेकंड नंबर पे आपको रीजन मिलेगी लाइफस्टाइल, अच्छी जिंदगी, अच्छा माहौल, अच्छा मुल्क, सेफ्टी, सेफ्टी, कोई खतरा नहीं, कोई जान का खतरा नहीं, तो हम वहां अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, ये है लाइफस्टाइल। पासपोर्ट और वेल्थ, वेल्थ सबसे आखिर में, वेल्थ का तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया, वेल्थ के बारे में कोई सोचता नहीं आमतौर पे कि वहां जाके वेल्थ बनेगी, अमेरिका में जाकर ही दौलतमंद बनेंगे, पाकिस्तान में दौलत नहीं बनती, तो आमतौर पे लोग ऐसा नहीं सोचते। उसकी वजह यह है कि सबको ही पता है कि दौलत बननी है तो पाकिस्तान में भी बन जाती है, ठीक है। ये हो गई रीजंस। अब आ जाइए, हम डिसाइड करते हैं, अब फैसले का वक्त आ गया। तो अब सबसे पहले आप लोग इन चार रीजंस के बाद फैसला करें, प्रायोरिटी किस चीज को देंगे आप लोग, नंबर वन प्रायोरिटी क्या है आपकी लाइफ में, और किस एज वाले को क्या करना चाहिए। अब हम उस तरफ आएंगे डिस्कशन को लेके। तो प्रायोरिटी के अंदर इकोनॉमिक रीजंस को मत लाएं आप लोग, हटा दें इकोनॉमिक रीजंस को, अपनी लाइफ से माइनस कर दें। हम ऑनलाइन वालों को इकोनॉमिक रीजन से क्या लेना देना है। आप इंग्लैंड इसलिए जाना चाहते हैं कि चार पैसे कमा लेंगे, चार पैसे आपके ऑनलाइन बन रहे हैं तो इंग्लैंड जाके क्यों बनाए भाई। अब आप लोगों ने मेरी वीडियोस देख ली है, लोकेशन इंडिपेंडेंस, टाइम इंडिपेंडेंस, मनी इंडिपेंडेंस, हम एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें वक्त की आजादी मिल जाए, जमीन की आजादी मिल जाए। हम तो वैसे ही सारे ऑनलाइन वाले हैं, हम तो सारे इस वक्त ऑनलाइन कम्युनिटी वाले बैठे हुए हैं, आप सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सट्रीम कॉमर्स बैठे हुए हैं, हर बंदा कहता है जी लोकेशन इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। तो लोकेशन इंडिपेंडेंस का असल मकसद क्या था हम लोगों का, हमारा यही मकसद था ना कि जी गोरे के मुल्क से पैसे कमाओ, महंगे महंगे डॉलर बनाओ और सत्ते सत्ते मुल्कों में रहो। तो हम लोगों के लिए, हमारी इस कम्युनिटी के लिए, हम आप और मैं, हम लोगों के लिए इकोनॉमिक रीजन शुड नॉट बी अ नंबर वन रीजन, हमारी ये रीजन होनी नहीं चाहिए। तो इकोनॉमिक रीजन को दिमाग से निकाल दें। अब आप लोग, जो लोग ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं, उन्हें क्या करना है अमेरिका जाके, जब वहां भी मैंने फ्रीलांसिंग की करनी है और ऑनलाइन ही पैसे बनाने, एफबीए से बनाने, पीएल से बनाने, पाकिस्तान में भी बनाने, तो फर्क क्या है भाई, इधर बना लो उधर बना लो। तो हम लोगों के लिए प्रियोरिटी इज नो मोर इकोनॉमिक रीजन, हमारी प्रियोरिटी होनी चाहिए बाकी तीन चीजें। क्लियर हो गया ये पॉइंट आप लोगों को। तो इकोनॉमिक रीजंस को काटा लगा दें। अब आप लोग फॉरगेट अबाउट इकोनॉमिक रीजन, हमें इकोनॉमिक रीजन से कोई इंटरेस्ट नहीं रहा ही नहीं बेसिकली। अब आप लोग सबसे पहले अपने दिमागों को ट्रेन कर दें, दोबारा रीट्रेन करें। मुझे 1998 में मेरे दिमाग में भूत सवार था कि मैं वहां जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा, अच्छी जिंदगी होगी, लाइफ होगी, पासपोर्ट होगा, मेरे दिमाग में ये सब गिचमिच 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 था। मैं इसकी खातिर मस्जिदों में सोया हुआ हूँ, मैंने क्या क्या पापड़ बेले हुए हैं, क्या क्या मैंने लाइफ में किया है, मैं कैसे पहुंचा हूं बड़ी मुश्किल से सिंगापुर, मलेशिया, एम्प्लॉयमेंट पास, ऑस्ट्रेलिया चला गया, एम्प्लॉयमेंट पास पे चला गया, बहरहाल वो बड़ी टफ लाइफ थी मेरी। आप लोगों के लिए ये पार्ट तो क्लियर हो गया। अब आइए बाकी पार्ट से डिस्कस कर लेते हैं। तो फिर क्यों जाएं भाई बाहर, क्यों जाएं। तो हम अब बाहर इसलिए जाना चाहते हैं कि वेल्थ, वेल्थ तो यहां भी बन जाएगी। ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूं, हमारी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, बाहर वालों की मैं बात नहीं कर रहा अभी। आप और मैं, ऑनलाइन वाले लोग, वेल्थ तो हम पाकिस्तान में भी बना लेते हैं, तो अमेरिका जाके बनाए, पाकिस्तान बनाए, बात तो एक ही हो गई। अच्छा चलें, अब क्यों जाएं बाहर। तीसरी रीजन, लाइफस्टाइल, करेक्ट। अब यही रीजन रह गई हमारे लिए, लाइफस्टाइल, पासपोर्ट, दो फाइनल रीजंस रह गई हैं बाहर क्यों जाएं। तो आप में से अगर कुछ लोग लाइफस्टाइल को इंपॉर्टेंस नहीं देते, लाइफस्टाइल वालों की भी चार किस्में हैं। वो लोग जो कहते हैं घर खूबसूरत होना चाहिए, गली में कचरा पड़ा हुआ पड़ रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। सेकंड क्लास जो कहते हैं नहीं 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 नहीं, बहरिया टाउन में जाके रहेंगे, मैं सुल्तानाबाद में नहीं रह सकता।
तीसरी क्लास जो कहते हैं नहीं मैं शहर में भी नहीं रह सकता, इस्लामाबाद जाके रहूंगा। चौथी क्लास जो कहते हैं मुल्क में ही नहीं रहूंगा, दूसरे मुल्क में जाके रहूंगा। तो लाइफस्टाइल सेकंड, तो इकोनॉमिक रीजंस हटा दी हमने, वेल्थ भी हटा दी क्योंकि हमें पता हम कि पाकिस्तान से बैठ के ये सब कर सकते हैं। आखिरी दो रीजंस रह गए हमारे पास, उसमें से अब आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को खुद जज करें, क्योंकि मुझे नहीं पता आप 4 क्लासेस में से किस क्लास से बिलोंग करते हैं, मुझे नहीं मालूम इस बात का। तो इकोनॉमिक पासपोर्ट, अच्छा पासपोर्ट की तरफ आ जाइए। पासपोर्ट चाहिए आप लोगों को? चाहिए पासपोर्ट? जरूरी है पासपोर्ट आप लोगों के लिए? ये वाला पॉइंट अब क्लियर कर लेते हैं हम लोग, पासपोर्ट की इंपॉर्टेंस। लें पासपोर्ट, जाएं हम लोग बाहर, पासपोर्ट लेना है, लेना है आप लोगों को पासपोर्ट। मैं हमेशा एक बात सबको कहता हूं कि जिंदगी में इंसान के पास 2 स्किल्स होने चाहिए, उसके 2 जुबानें आनी चाहिए, उसके बाद 2 बिजनेस, 2 इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए, उसके पास ठीक है, तो 2 जुबानें, 2 पासपोर्ट होने चाहिए, 2 बिजनेसेस होने चाहिए, 2 इनकम स्ट्रीम्स होने चाहिए, हर चीज 2 होनी चाहिए। जबकि बीवी ऑफ कोर्स एक ही होनी चाहिए, तो मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ। तो अब लोग खैर इसको गलत ले जाते हैं, मुझे, मैं देखता हूँ अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ये भी 2 होने चाहिए। कह लें आप लोग, पाकिस्तान की बस की बात नहीं है, पाकिस्तानियों के बस की बात नहीं है 2 संभालना या 2 करना, एक ही पे किनात करें आप लोग, ठीक है। तो अब आ जाइए, 2 पासपोर्ट क्यों होने चाहिए, 2 जुबानें क्यों होनी चाहिए, 2 बिजनेसेस, 2 इनकम स्ट्रीम्स क्यों होनी चाहिए। जिन लोगों के पास 2 का सेट होता है ना लाइफ में, वो आपको बहुत वेल्दी मिलेंगे। ऐसे लोग, ऐसे लोगों के पास वेल्थ क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। आपको जर्मन जुबान आती है, उर्दू आती है, डन। अब आप मुझे बताएं, आप क्या इस बात को मानते हैं कि आपके जॉब प्रोस्पेक्ट बहुत हाई हो चुके हैं? कोई ना कोई कंपनी बोलेगी नहीं हमें एक ऐसा बंदा चाहिए जो जर्मन जुबान भी बोलता है, उर्दू भी बोलता है। अब बताएं जॉब आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आपको अरबी और उर्दू 2 जुबानें आती हैं, आपकी जॉब के चांसेस बढ़ गए। तो 2 जुबानें, 2 स्किल्स, 2 पासपोर्ट। 2 पासपोर्ट से आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है दुनिया ट्रेवल करने की। जो लोग दुनिया ज्यादा ट्रेवल करते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होती हैं, उन्हें पैसे कमाने के ज्यादा मौके मिलते हैं, उन्हें बिजनेस करने के ज्यादा मौके मिलते हैं, उन्हें हर चीज ज्यादा मिलती है दूसरों के मुकाबले में। उनके पास अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 2 पासपोर्ट, तो मैं मानता हूं 2 पासपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपना ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट लेके पूरी दुनिया ट्रेवल करता हूं। अगर मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर होता तो मैं खाली वीजा ही लगवा रहा होता इस वक्त। बस मेरा पासपोर्ट हर वक्त एम्बेसी में पड़ा रहता, मैं वो वीजा ही लगवाता रहता सारा दिन। तो मैंने कद्दू ट्रेनिंग करनी थी, मैंने सेमिनार कद्दू करना था, कैसे करता मैं ये सब? पासपोर्ट है, टिकट डालो, टिकट पकड़ो, निकल जाओ। पासपोर्ट, पासपोर्ट आपको प्रिविलेज देता है सफर करने की, ट्रेवल करने की, फ्रीडम टू ट्रेवल, फ्रीडम टू मूव। इंसान को फ्रीडम टू मूव चाहिए पैसे कमाने के लिए। जब तक आपके पास ये मूवमेंट की फ्रीडम नहीं आएगी, आपके पैसे आसानी से नहीं बनेंगे, मुश्किल से बनेंगे। बस इस आसानी के खातिर एंड पे गोल वही है, वेल्थ। आसानी से दौलत बनेगी अगर पासपोर्ट होगा आपके पास। तो अब आ जाइए, आखिरी जो हमने सिलेक्ट किया था कि जी पासपोर्ट होना चाहिए, लाइफस्टाइल होना चाहिए, चलें इसमें भी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं हम लोग, इसमें भी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं। तो प्रायोरिटी क्या है, पासपोर्ट है या लाइफस्टाइल है? सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देंगे आप लोग? नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है आप लोगों के लिए? वेल्थ या इनकम, फाइनेंशियल या जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स या इकोनॉमिक रीजन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, पासपोर्ट या लाइफस्टाइल? इन चारों को चले प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। आप लोगों की जिंदगी में फैसले करने में आसानी होगी आप लोगों को अगर आपने इन चारों को प्रायोरिटाइज कर लिया। चलें अब बनाए नंबर 1 प्रायोरिटी क्या है आप लोगों की? पासपोर्ट है, लाइफस्टाइल है, या वेल्थ है, या इकोनॉमिक रीजन जिसे हम कहते हैं किचन इनकम, इनकम स्ट्रीम कह लें आप उसको। क्या है नंबर 1 प्रायोरिटी? क्या होनी चाहिए आपके ख्याल में? नंबर 1 प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? पासपोर्ट नंबर 1 प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप जब मिलियनर बनेंगे तो आप पासपोर्ट खरीद लेंगे।
दौलत हमेशा नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए। दौलत जब आपके हाथ में होगी तो आप अमेरिकन पासपोर्ट भी खरीद सकते हैं, आप ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट भी खरीद सकते हैं, आप साइप्रस का भी खरीद सकते हैं। दुनिया भर पासपोर्ट खरीदा जाता है। आप खरीदने से मुराद उनके प्रोग्राम्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डिफरेंट मुल्कों के डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो पासपोर्ट कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है दौलतमंद लोगों के लिए। तो अब मुझे बताइए, दौलत नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए? वेल्थ, दौलत आपकी नंबर वन प्रायोरिटी होनी चाहिए। लाइफस्टाइल प्रायोरिटी होनी चाहिए या वेल्थ होनी चाहिए? वेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। इनकम स्ट्रीम प्रायोरिटी होनी चाहिए या वेल्थ होनी चाहिए? वेल्थ नंबर वन प्रायोरिटी होनी। तो कुछ भी कर लें, चारों में से हमने घूम घाम के हम एक ही फैसले में हम सब पहुंचे हैं, वेल्थ आपकी नंबर वन प्रायोरिटी है। क्लियर हो गया पॉइंट आप लोगों को? सेकंड प्रायोरिटी क्या है आप लोगों की? सेकंड प्रायोरिटी है इनकम स्ट्रीम। पेट में कुछ रोटी होगी तो दिमाग चलेगा, अदरवाइज दिमाग बंद हो जाएगा आप लोगों का। तो इनकम स्ट्रीम तो प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब इनकम स्ट्रीम रक्शे वाला भी कमा लेता है, ऑनलाइन वाला भी बना लेता है, हर बंदा चार पैसे तो बना ही लेता है अपने। चार पैसे। अब अब्बू कहते हैं कि बेटा अल्लाह से आसान रिज्क की दुआ मांगो। इनकम तो मेरी भी थी वैसे, बिजनेस तो वैसे क्या, वैसे बिजनेस था मेरा भी। 10,000 $12,000 तो मैं वैसे ही बना लेता था, मेरे बन जाते थे। लेकिन 16 घंटे काम करना पड़ता था, इसलिए कि मैं ब्रांड सेलिंग करता था, एफबीएम करता था, ब्रांड सेलिंग करता था, ब्रांड्स बेचता था। बड़ी टफ लाइफ थी मेरी, 16 घंटे में काम करता था। वैसे क्या, वैसे बिजनेस था वो भी। बिजनेस बड़ा जबरदस्त था, $4 लाख में बेचता था महीने का, 1 टका नहीं बनता था मेरा। वैसे बिजनेस बड़ा अच्छा था, इसलिए कि वो बहुत मुश्किल रिस्क था। वो बिजनेस में जो भी करता था, ब्रांड्स बेचता था, जूते नाइके के बेचता था, एडिडास के बेचता था। मैं जो भी बिजनेस करता था वो मुश्किल बिजनेस था, मुश्किल रिस्क था। अब्बू कहते थे अल्लाह से आसान रिस्क मांगो, आसान रिस्क मांगो, समझ में नहीं आती थी मुझे। तो रिस्क जो है इंसान का, जो उसके नसीब में लिखा हुआ है, वो आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। तो भाई आसान और मुश्किल को आज से आइडेंटिफाई करें ना आप लोग। क्यों नहीं आइडेंटिफाई करते कि ये वाला बिजनेस ये मेरे 16 घंटे चूस लेगा, ये वाला बिजनेस हाँ ये मेरे 4 घंटे में वही आउटपुट देगा जो ये वाला बिजनेस 16 घंटे में देता है। तो भाई 16 घंटे वाला बिजनेस क्यों किया फिर आपने? जी अब्बू कहते थे क्या बिजनेस है? बेटा मिठाई की दुकान खोलो, बड़ा जबरदस्त बिजनेस है। तो मैंने खोल लिया। अब लगाएं फिर 16 घंटे करें ना फिर काम आप। मुझे हजारों मैसेजेस आते हैं लोगों के कि सनी भाई क्या बिजनेस है? मैं कहता हूँ कितने महीने के बनते हैं जी? 75,000 रुपए। कितने घंटे काम करते हैं जी? काम तो बड़ा करना पड़ता है। 16 घंटे काम करके आप 75,000 रुपए बना रहे हैं, क्या बिजनेस है? क्यों किया ये वाला बिजनेस फिर आपने? तो इंसान बेसिकली कहां फंसता है? फैसलों में मारा जाता है। इंसान गलत फैसले करता है। वो गलत फैसले उसकी जिंदगी के 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल इंपैक्ट कर देते हैं। लोग अपनी अपनी जिंदगियों के 10-10, 20-20 साल गुजारने के बाद रियलाइज करते हैं कि मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, पैसे नहीं बने, बैंक खाली पड़ा हुआ है, वही 10-15 हजार डॉलर पड़ा हुआ है बैंक के अंदर। कहाँ है? मैंने 20 साल किया क्या है बेसिकली? तो फैसले, फैसला, डिसीजन। तो ये डिसीजन आज आपको लेना होगा। प्रायोरिटीज सेट कर लें पहले अपनी। तो आइए दोबारा प्रायोरिटीज फिक्स करते हैं हम लोग। तो हम सब ने मिलकर एग्री किया है कि नंबर वन प्रायोरिटी क्या है आप लोगों की? दौलत। वेल्थ बनानी कुछ भी हो जाए, वेल्थ की 50 किताबें पी जाएंगे, लेकिन बनानी वेल्थ है। ये तो फैसला आज आप लोग कर लें सारे। नंबर टू, सेकंड प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? इनकम। पेट में रोटी जाएगी तो दिमाग चलेगा, अदरवाइज तो चलना ही बंद कर देगा दिमाग। तो सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए इनकम, खाना पीना, जॉब, छोटा मोटा बिजनेस। लेकिन कौन सा वाला? आसान रिस्क या मुश्किल रिस्क? डिसाइड कर लें आप लोग। ऐसा रिस्क जो आसान है या ऐसा रिस्क जो मुश्किल है? तो नहीं नहीं, हमें तो आसान वाला रिस्क चाहिए, जो अल्लाह मियाँ ऐसा रिस्क दे दे जो आसान हो। तो फिर दुआ मांगे ना आप लोग, दुआ मांगे, दुआ मांगे। मेरी तो किस्मत फूटी हुई थी कि मैं 12 साल मैंने स्ट्रगल किए, मेरे पैसे नहीं बनते थे। एक ही चीज थी वो, जब मैंने मौला अली का जब कॉल सुना ना पहली बार 2015 में, अब्बू ने जब सुनाया कि
अल्लाह से नसीब की दुआ मांगो, क्योंकि मैंने बड़े बड़े अक्लमंदों को नसीब वालों के दर पे देखा। 5 दिन फिर नहीं सो सका मैं। मुझे यकीन नहीं आया कि ये भी दुआ है कोई। तो मुझे समझ आई मेरी जिंदगी के 12 साल कहाँ गए। मेरी जिंदगी के 12 साल इतनी मार खाई, इतनी मार खाई, इतनी मार खाई कि मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो जिसकी में अगर आपने वो वीडियो मेरी देखी हो कि बेवकूफ लोगों की किस्में, दो किस्म के बेवकूफ इंसान होते हैं ना, एक लो इंटेलेक्ट बेवकूफ होता है, एक हाई इंटेलेक्ट बेवकूफ होता है मेरी तरह का। मैं एक हाई इंटेलेक्ट बेवकूफ था बेसिकली, बहुत हाई इंटेलेक्ट था लेकिन था बेवकूफ। तो हाई इंटेलेक्ट बेवकूफ वो होते हैं आमतौर पे जो जिंदगी में इल्म की पहली मंजिल पे जाते चीखो पुकार करते हैं, मुबारक हो मुबारक हो, मैं बहुत बड़ा आलिम बन गया हूँ, आ जाओ सब मेरे पास आ जाओ, मैं बहुत बड़ा आलिम बन गया हूँ, आओ मैं बताता हूँ क्या होता है, बिजनेस कैसे करते हैं। खुद कद्दू टका नहीं होता बैंक के अंदर, खुद खाली होते हैं, भूखे नंगे होते हैं, लेकिन दुनिया को कहते हैं कि क्या बिजनेस है मेरा, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। ये लोग इल्म की पहली मंजिल पर होते हैं, तो बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं। तो कभी भी आपको कोई ऐसा इंसान मिले बहुत शोर मचाए कि क्या चीज तोप चीज बन गया हूं मैं, समझ जाइएगा ये अभी इनकी पहली मंजिल पे चढ़ा है, इसका बैंक अकाउंट खाली है अंदर से। पहली मंजिल वालों का बैंक अकाउंट कभी नहीं भरा होता, हो भी नहीं सकता, इम्पॉसिबल। पहली मंजिल भाई इल्म, इल्म की दूसरी मंजिल, इमाम अली ने इल्म की 3 मंजिलें बताई हैं कि इल्म की पहली मंजिल पे इंसान शोर शराबा करता है, चीखो पुकार करता है, दुनिया को बताता है कि मैं बहुत बड़ा आलिम बन गया हूं। इल्म की दूसरी मंजिल पे इंसान खामोश हो जाता है, वो कहता है ओहो, तो इल्म तो बहुत बड़ा है, मुझे अभी इतना नहीं आता भाई। इल्म की तीसरी मंजिल पे इंसान खाक हो जाता है, वो कहता है मैं कुछ भी नहीं, मैं तो खाक हूं। तो इल्म की दूसरी और तीसरी मंजिल वाले लोग खामोश हो जाते हैं, वो चीखो पुकार नहीं करते, खामोश हो जाते हैं। जो मैंने उस वीडियो में बल्कि बोला भी है कि अम्मी बचपन से कहती आ रही कि बेटा जर के खाओ, समझ में नहीं आती थी कि जर के खाना किसे कहते हैं। बेटा सर झुका कर खाओ, सर झुका के चलो, सर झुका के बात करो, जमीन पर अकड़ के नहीं चलो, आराम आराम से चलो। अम्मी कैसी बातें करती हैं, हमारी अक्ल को नहीं छूती हैं बातें। आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि जब इंसान इल्म की दूसरी या तीसरी मंजिल तक चला जाता है और जब वो खाक हो जाता है, फिर उसको समझ आती है, वो खुद ब खुद जमीन पे आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर देता है। वो खुद ब खुद सर झुका के बात करता है, सर झुका के चलता है, सर झुका कर काम, और उसका बैंक अकाउंट भर जाता है। ये बेसिकली इनकी दूसरी तीसरी मंजिल वालों की निशानी बता रहा हूं, जो हाई इंटेलेक्ट भी होते हैं। तो इनकी पहली मंजिल वाले हाई इंटेलेक्ट बेवकूफ होते हैं आमतौर पर, जो चीख चीख के बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा आलिम बन गया हूं, बैंक अकाउंट खाली होता है उनका, गारंटेड। गारंटेड वो जितने बड़े आपको दावे कर ले मैं बहुत अमीर इंसान हूं, एक्चुअली वो खाली अंदर से बिल्कुल। मैं पहचान बता रहा हूं आप लोगों को। तो खैर, जब समझ आई, मुझे भी ये बातें समझ आने लगी, नसीब बदला मेरा, अल्लाह मियाँ ने मेरी दुआ सुन ली। मैं जमीन पे, आसमान पे, जहाज में मैं एक ही दुआ करता था, अल्लाह मियाँ नसीब बदल दे, अल्लाह मियाँ नसीब बदल दे, अल्लाह मियाँ नसीब बदल दे। दिन रात एक ही दुआ की मैंने, अल्लाह मियाँ ने बदल ही डाला, नसीब बदल ही दिया मेरा। खैर और भी रीजंस थी मेरी नसीब बदलने की, मैं वो अभी डिस्कशन में नहीं जाऊंगा उसकी, ठीक है। अच्छा, अब आइए दोबारा। तो 4 चीजें, ठीक है। नंबर 1 वेल्थ, नंबर 1 प्रायोरिटी आप लोगों की। नंबर 2 मंथली इनकम, इनकम स्ट्रीम चाहिए ना आप लोगों को, 4 पैसे आने चाहिए, काम करेंगे, घर बिजली बिल पानी बीवी खर्चा, ये तो चाहिए चाहिए आपको। लेकिन कौन सी वाली, आसान रिस्क या मुश्किल वे? नहीं नहीं, हमें तो आसान रिस्क चाहिए। जी हम 4 घंटे काम करें और 4 ऐसे पैसे बना लें जो 12 घंटे की नौकरी से अच्छी हो, ये तो आपका हो गया सेकंड प्रायोरिटी। अब आई तीसरी प्रायोरिटी, लाइफस्टाइल या पासपोर्ट। लाइफस्टाइल जो है वो तो आपको इस्लामाबाद जाने से भी मिल जाएगा, उसके लिए हम बाहर जाएं, क्यों जाएं भाई बाहर। लाइफस्टाइल, अमेरिका जैसे घर वो तो आपको मलेशिया में मिल जाते हैं, तो फिर अमेरिका क्यों जाएं। तो इसलिए अब आ गया पासपोर्ट तीसरी प्रायोरिटी। पासपोर्ट मेरी नजर में तीसरी प्रायोरिटी आता है। चौथी प्रायोरिटी मेरी नजर में आता है लाइफस्टाइल। अब आइए लोग क्या करते हैं, लोगों ने लाइफस्टाइल को पहली प्रायोरिटी बना दिया। लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक, लोगों की सबसे बड़ी गलती, लाइफस्टाइल को समझते हैं ये प्रायोरिटी है, बड़ा घर बड़ी गाड़ी। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जेबें खाली होती हैं बेचारे,
कुछ भी नहीं होता उनके पास, बेचारे आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लाइफस्टाइल का फर्क है। पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी भी खाली बैंक अकाउंट लेके बैठा हुआ है, अमेरिका में रहने वाला पाकिस्तानी भी खाली ही बैंक अकाउंट लेके बैठा हुआ है, सिर्फ लाइफस्टाइल का फर्क है। उसका घर पता लगता है क्या घर है, गाड़ी उसकी देखेंगे क्या गाड़ी है आपकी, पाकिस्तान वाला बेचारा मोटर बाइक पे घूम रहा होता है, बस इतना ही सही फर्क है, लाइफस्टाइल का फर्क है आप दोनों के दरमियान, ओवरसीज और लोकल पाकिस्तानियों का सिर्फ इतना सा फर्क है। तो फिर लाइफस्टाइल को प्रायोरिटी क्यों दी आपने? इसलिए कि हम सारी जिंदगी यही समझते रहे कि लाइफस्टाइल होना चाहिए। अम्मी कहती हैं छत होनी चाहिए, हम वो छत के चक्कर में लग गए सारे, छत होनी चाहिए, छत होनी चाहिए, छत होनी चाहिए। छत के चक्कर में हमने जो कमाया घर पे लगा दिया, लाइफस्टाइल को नंबर 1 प्रायोरिटी लोगों ने बना दिया। लोगों ने बाहर जाने को प्रायोरिटी बना लिया, लोगों ने बाहर जाने को लिंक कर दिया वेल्थ के साथ और इनकम के साथ, लोगों ने उससे लिंक कर दिया। लोग गलत फहमी का शिकार हो गए। लोग अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड इसलिए जाते हैं कि जी इनकम होगी, इनकम होगी, इनकम होगी। लोग भूल गए हैं कि इनकम तो यहां भी हो सकती है आपकी। ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूं, देखिए मैं ग्राउंड में रहने वालों की बात नहीं कर रहा। आप में से जो लोग ऑनलाइन नहीं जा सकते, इंग्लिश नहीं बोल सकते, उनके ऊपर तो ये फिलॉसफी अप्लाई नहीं होंगी आपके ऊपर, इसलिए कि मैं तो ऑनलाइन के रास्ते बता रहा हूं आपको। मैं तो आपको पाकिस्तानी जमीन से बैठ के अमेरिका से डॉलर बनाने की बात कर रहा हूं। तो जो लोग ऑनलाइन नहीं कर सकते या एबिलिटी नहीं रखते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते गोरों के साथ, इंग्लिश में नहीं बात कर सकते, उन पे तो ये अप्लाई नहीं हो रही ना, ये थ्योरी अप्लाई नहीं हो रही आपके ऊपर। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब हमें अपनी प्रायोरिटीज रीसेट करने की जरूरत है और अब हमें अपने गोल्स को स्ट्रक्चर करके प्लान करना लाइफ को। अच्छा चलें, 4 प्रायोरिटीज तो क्लियर हो गई। ठीक है सनी भाई, मुझे समझ आ गया कि वेल्थ मेरी नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए। वैसे मुझे पता तो है नहीं कि वेल्थ बनेगी कैसे, वो तो अब आप ही बताएंगे, लेकिन बहरहाल प्रायोरिटी क्लियर होगी कि हाँ ये मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और लाइफस्टाइल आखिरी प्रायोरिटी है मेरी, चौथी प्रायोरिटी है लाइफ की, जिसको मैंने पहली प्रायोरिटी बना दिया था गलती से, जिसके चक्कर में मैं दौड़े लगा रहा था। मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, जी मंथली क्या इनकम है जी सनी भाई, 5 लाख रुपए मंथली सैलरी है। अच्छा ये बताएं सेविंग्स कितनी है आपके पास? $10,000 तो होगी। यकीन नहीं आता मुझे, 5 लाख रुपए महीना बनाने वाला इंसान अगर $10,000 सेविंग्स रखता है, तो भाई आपका 5 लाख किस काम का? 2 ही बना लो फिर आप तो। 2 बनाने वाले में 5 बनाने वाले में फर्क क्या है फिर? तो कहां गया वो आपका 3 लाख का डिफरेंस क्यों आ रहा है यहां पे? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस किसका आता है? बीवी का। बीवी कहती है जी होना चाहिए, घर तो होना चाहिए, गाड़ी तो होनी चाहिए। अब बीवी महंगी की तो आपका कसूर था भाई, मेरा तो नहीं है ये। किसने कहा था महंगी बीवी से शादी करने को? लोगों की एक और सबसे बड़ी मिस्टेक, महंगी बीवी उठा लाते हैं। क्यों करते हैं महंगी बीवियां आप लोग? मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ गिरी हुई बीवी लेकर आए, मैं ये नहीं कह रहा आपसे। बीवी शुक्रगुजार होनी चाहिए, किनात पसंद होनी चाहिए, साबिर और शाकिर होनी चाहिए। अच्छा, अब बीवियां बोलेंगे जी हस्बैंड साबिर शाकिर नहीं होते, हम हमारे ऊपर आपने साबिर शाकिर डाल दिया, हम ही पैदा हुए थे साबिर शाकिर। देखें, ऐसी बात भी नहीं है। मैं एंटी फीमेल नहीं हूं, मैं एंटी फेमिनिस्ट जरूर हूं, लेकिन एंटी बीवी नहीं हूं या एंटी फीमेल नहीं हूं। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि मर्द पैसे कमाता है, औरत घर चलाती है आमतौर पे। ठीक है, आप लोगों को पता है कि मैं फीमेल मेंबर्स को कितना सपोर्ट करता हूं, कितना इंकरेज करता हूं ऑनलाइन इनकम बिल्ड करें। क्यों? क्योंकि हस्बैंड को सपोर्ट मिलेगी, आप दोनों जब मिलके कमाएंगे तो एक दूसरे का बैकअप क्रिएट होगा आप लोगों का। मैं तो सपोर्ट करता हूं इन चीजों को, लेकिन महंगी बीवी वाला आइडिया मैं सपोर्ट नहीं करता। बेसिकली दैट इज समथिंग आई डोंट सपोर्ट। आई डोंट लाइक द आइडिया ऑफ महंगी बीवी। उसकी वजह यह है कि महंगी बीवी इंसान को कंगाल कर देती है। इंसान सारी जिंदगी पैसे नहीं बना पाता, दूर वेल्थ तो बहुत दूर की बात है, तो बेसिक में स्ट्रगल करता रहता है। तंगदस्ती वाली अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी हो sunnyali.com/तंगदस्ती, जिसमें मैंने बताया आप लोगों को कि 3 चीजें जो इंसान को कंगाल कर देती, इंसान पैसे नहीं बना पाता: महंगी बीवी, गैम्बलिंग की आदत, मिसमैनेजमेंट, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट। लोगों को पता ही नहीं पैसे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कैसे खर्च हो रहे हैं, कोई हिसाब किताब ही नहीं, सेविंग्स नहीं, कोई लोगों की सेविंग्स ही नहीं है। तो 5 लाख रुपए महीने का बनाने वाला इंसान अगर $10,000 सेव करके बैठा हुआ है, तो किस काम की आपकी ये 5 लाख रुपए वाली नौकरी? फिर 2 लाख वाली कर लेते फिर आप।
उसमें भी तो $10,000 सेव हो ही जाते हैं। तो समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। तो लाइफस्टाइल, लोग लाइफस्टाइल पे अपनी जिंदगियों की सारी तवनाई, अपनी एनर्जी, अपनी मेहनत लाइफस्टाइल पे लगा देते हैं। लाइफस्टाइल के अंदर आता है बड़ा घर, बड़ी गाड़ी। अमेरिका में रहने वाले 4 पैसे ज्यादा बनाते हैं तो कहते हैं गाड़ी बदल लो, 4 पैसे ज्यादा बना लेते हैं तो कहते हैं घर ले लो। ये पुराना घर छोड़ के नया घर ले लेते हैं, पुराना घर फुली पे हुआ है, नया घर की दोबारा मॉर्गेज ऑन। अपग्रेड, लाइफस्टाइल अपग्रेड, 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 अपग्रेड। इस अपग्रेड 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 के चक्कर में बैंक अकाउंट खाली रह जाता है इंसान का। बैंक अकाउंट जब भी खोल के देखते हैं खास पैसे नहीं होते उसमें। तो भी जिंदगी में अगर कोई इमरजेंसी आ गई ना, हस्बैंड की डेथ हो गई, तो बीवी बैंकरप्ट हो जाएगी पीछे उसके बाद। क्यों? सोचा ही नहीं था कि डेथ भी हो जाएगी हमारी, सोचा नहीं था इसके बारे में कि मर भी सकते हैं। और पीछे पता लगा जी मॉर्गेज, ओहो इतना बड़ा घर मॉर्गेज के ऊपर, बीवी की बस की बात ही नहीं है उसको संभालना, मॉर्गेज पे करना। तो पुराना घर क्यों मूव किया था फिर आपने जी? इस चक्कर में कि लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। लाइफस्टाइल को प्रायोरिटी मत दें आप लोग। अच्छी बात है, लाइफस्टाइल ऑफ कोर्स होना चाहिए, लेकिन प्रायोरिटी समझ लें। तो प्रायोरिटी नंबर 1 वेल्थ है, प्रायोरिटी नंबर 2 इनकम स्ट्रीम है। बेसिकली आइडियली 2 इनकम स्ट्रीम्स, पहले नंबर पे 1 इनकम स्ट्रीम, सेकेंडरी प्रायोरिटी के ऊपर 2 इनकम स्ट्रीम्स। ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। तीसरी प्रायोरिटी आपकी पासपोर्ट होना चाहिए। चौथी प्रायोरिटी आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। चलें जी, मुबारक हो, सबको समझ आ गया जी, ये 4 प्रायोरिटीज जिंदगी की होनी चाहिए। हम सब ने मिलकर फैसला कर लिया जी, अब हम इन 4 प्रायोरिटीज पे काम करेंगे। अब आइए टाइम ड्यूरेशन डिस्कस कर लेते हैं। कितना अर्सा लगेगा ये प्रायोरिटीज अचीव करते करते हम लोगों को? सनी भाई ठीक है, वेल्थ से लेकर लाइफस्टाइल तक कोई टाइम पीरियड है? टाइम पीरियड में बेसिकली वेरिएबल्स हैं बहुत ज्यादा। हर इंसान का बैकग्राउंड, अगर आप गुर्बत की लकीर से निकल रहे हैं, जैसे मैं गुर्बत की लकीर से बेसिकली निकला था, तो अब वो बिलो दी पॉवर्टी लाइन से निकलने वाला इंसान तो पहले बेचारा माइनस में। तो उसको तो मैं कहता हूं कि भाई, अब मैं टाइमलाइंस बता देता हूं आप लोगों को। मैं चूंकि अपनी खुद एग्जांपल्स बता देता हूं, अपने इर्द गिर्द के लोगों की एग्जांपल दे देता हूं आपको। एक बिजनेस करने वाला इंसान जो बिजनेस में हार्ड है, जॉब करने वाला तो आउट ऑफ क्वेश्चन, आउट ऑफ क्वेश्चन वेल्थ निकाल लें उसमें से। जॉब करने वाला इंसान वेल्थ नहीं बना सकता, फुल स्टॉप। पूरा पाकिस्तान नौकर है इस वक्त, पूरा पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान नौकरी करता है। क्या नौकरी है हमारी, मल्टीनेशनल में जॉब मिल जाए बस किसी तरह से। पूरा पाकिस्तान एक अच्छा नौकर है बेसिकली। तो जॉब करने वाला इंसान तो वेल्थ नहीं बना सकता, तो वेल्थ तो आउट कर दें, पीछे रह गई 3 चीजें। कर लें अब आप लोग, मर्जी भाई आपकी। इनकम स्ट्रीम नंबर 1 बिल्ड कर लें, इनकम स्ट्रीम 2 बिल्ड कर लें, पासपोर्ट और लाइफस्टाइल। पासपोर्ट बेशक बाद में आ जाए, लाइफस्टाइल पहले आ जाए, मर्जी आप लोगों की। पासपोर्ट और लाइफस्टाइल बस आगे पीछे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। कुछ लोग पासपोर्ट पहले ले आते हैं, लाइफस्टाइल बाद में करते हैं, कुछ लाइफस्टाइल पहले ले आते हैं, पासपोर्ट बाद में कर लेते हैं, ये आपकी मर्जी। तो अब आ जाइए, जॉब को करें फारिग तो भी बिजनेस करते हैं। बिजनेस करने वाले इंसान की मिलियनर बनने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है, और वो कितने अरसे में मिलियनर बन सकता है? ये वाला पॉइंट क्लियर कर लें अब आप लोग। एक इंसान जो बिजनेस करता है, उसके मिलियनर बनने की प्रोबेबिलिटी 1000 बिजनेस करने वालों में से अगर हम एक को भी मान लें कि जी एक इंसान मिलियनर बन सकता है, तो ये 0.01% बनता है बेसिकली। 0.01% चांस है आपका मिलियनर बनने का, वेल्दी बनने का। दौलत को हम $1,000,000 से जोड़ देते हैं, ठीक है। आप मुझे दुनियादार इंसान बोल रहे हैं, बुरा इंसान बोल रहे हैं, जो कहना है कह लें। दौलत बनाना भी पता नहीं अच्छी बात है कि बुरी बात है, लेकिन अगर मैं दिमाग को ट्यून कर दूं कि मेरे दौलतमंद बनने से मेरी सोसाइटी को फायदा होगा, मैं एक मिलियनर बनूंगा, सैकड़ों लोगों को फायदा होगा। मैं बिलियनर बन जाऊंगा, लाखों लोगों को फायदा हो जाएगा। चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट होगी, पैसा जाएगा, पैसा मैं स्पेंड करूंगा, चैरिटी करूंगा, खिदमत खल्क करूंगा। तो भाई अच्छी बात है, फिर कर लेना, फिर आप मिलियनर बन ही जाए, फिर बेहतर है। फिर आप जैसे नेक लोग मिलियनर बनेंगे तो मुल्क को ही फायदा होगा। तो आपकी मर्जी, आप किस एंगल से इसको देख रहे हैं। लेकिन दौलत को हम $1,000,000 से जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया कि जी $1,000,000 बनाना है, कुछ भी हो जाए।
ये है गोल हमारा, मिलियन डॉलर बनाना है। मिलियन डॉलर, अब आप अमेज़न से बनाएँ, पेपैल से बनाएँ, जैसे बनाएँ, मिलियन डॉलर कितनी देर में बनेगा? मेरी थ्योरी के मुताबिक 0.1% लोग मिलियनर बन जाते हैं, बिज़नेस करने वालों की बात कर रहा हूँ। 50% लोग उसमें से लाख, 2 लाख, 3 लाख डॉलर का के इक्विवेलेंट अमाउंट बना लेते हैं आमतौर पे, 50% लोग बिज़नेस करने वाले। लेकिन कितने अरसे में? ऐसा ना हो कि पूरी ज़िंदगी निकल जाए, जब कब्र में जाने से ठीक 3 दिन पहले मिलियनर बने हम लोग, ऐसा ना हो कहीं। तो उसके लिए टाइमलाइन्स का पता होना चाहिए। मेरी थ्योरी ये कहती है कि एक इंसान, जो आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो sunnyali.com/1640, 16 साल की उम्र से जो लोग पैसे कमाने शुरू कर देते हैं, आमतौर पे मैं देखता हूँ 35 साल की उम्र में मिलियनर बन जाते हैं लोग। ये मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है। 20 साल में वो इंसान मिलियनर बन ही जाता है। बन जाता है 20 साल में। मैं लेट बना था। मैं कुछ ज़्यादा ही बेवकूफ़ था बेसिकली। तो मैं इनफैक्ट सबको बताता हूँ कि मेरा छोटा भाई अ, जो ठेले लगाता था वैसे मलेशिया में, ठेले लगा-लगा के मिलियनर बन गया वो। ठेलों से मिलियनर बनाया उसने, मिलियन डॉलर बना लिया अपना। और ठेले क्या थे, बेसिकली परफ्यूम बेचता था वो, मलेशिया में। पासा मलाम कहते हैं। उसके कोई 28 पासा मलाम थे पूरे कुआलालंपुर सेलेंगोर वैली के अंदर। वहां से मिलियन डॉलर बना लिया उसने। और उसने बाद में मुझे बेल आउट किया। मैं बार-बार बैंकरप्ट हो जाता था। तीसरी बार मैं बैंकरप्ट हुआ हूँ, वो कहता है भाईजान क्या मुसीबत है आपके साथ? मैं कहता था मुझे खुद नहीं समझ आती। तो मैं ज़िंदगी को जब अपनी लाइफ़, उसकी लाइफ़ जब एनालाइज़ कर करके मैं अपनी ज़िंदगी को स्टडी करता रहता था कि मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? तो मैंने वो फाइन लाइन, बॉटम लाइन वाली वीडियो बनाई थी आप लोगों को बताने के लिए कि मैं बहुत हाईली इंटेलेक्ट था बेसिकली। मैं बैंकरप्ट बार-बार अपनी हाई इंटेलेक्ट की वजह से हो जाता था, क्योंकि बड़े हाई इंटेलेक्ट और इंटेलिजेंट लोग ही सबसे पहले बैंकरप्ट हो जाते हैं। एवरेज इंटेलेक्ट वाले जल्दी मिलियन डॉलर बना लेते हैं, हाई इंटेलेक्ट देर से बनाते हैं या शायद बना भी नहीं पाते। डिपेंड करता है कि लोग, एक इंसान बैंकरप्ट हो फिर दोबारा खड़ा हो जाए, फिर बैंकरप्ट होके फिर खड़ा हो जाए, फिर बैंकरप्ट होके फिर खड़ा हो जाए। कुछ लोग खड़ा ही नहीं हो पाते, लेट ही जाते हैं। डिपेंड करता है। तो मेरे फेलियर की जो असल वजह थी वो यही थी। फाइन लाइन्स, बॉटम लाइन्स। मेरी वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, sunnyali.com/finelines। तो sunnyali.com/finelines में मैंने एक्सप्लेन किया कि जो हाईली इंटेलेक्ट, बड़े ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट, हाई आईक्यू वाले जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो बैंकरप्ट क्यों हो जाते हैं? इसलिए कि वो शशकों में पड़ जाते हैं। शशका होना चाहिए, पता लगे जी बिज़नेस हो रहा है, पता लगे बिज़नेस हो रहा है जी। सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो, पैसे नहीं कमाए, 1 टका नहीं कमाया, मिठाई नहीं बिकी अभी तक, सॉफ्टवेयर बन रहा है, मिठाई को कैलकुलेट करने वाला। पता लगे जी कितनी मिठाइयाँ बिकती हैं मेरी डेली के। तो वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, वो शशके लगाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। कहते हैं पैसे बाद में बनाएँगे, पहले ज़रा शशका हो जाए, पता लगे जी सॉफ्टवेयर बन रहा है, रिपोर्टें-शिपोर्टें निकलें, बताओ जी बिज़नेस हो रहा है। ये है हाई इंटेलेक्ट लोगों का प्रॉब्लम कि वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। जो लोग परफेक्शन चाहते हैं ना अपने बिज़नेस के अंदर, सिस्टम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, वो ही सबसे पहले बैंकरप्ट होते हैं। इसलिए कि वो सॉफ्टवेयर बनाते हैं। सॉफ्टवेयर बनाते-बनाते कैश रन आउट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाते हैं इसके बाद। 1-1 लाख डॉलर मैंने सॉफ्टवेयर पे लगाया हुआ, मैंने लगाया हुआ है। उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन इंसान हो सकता है? 1 लाख डॉलर लगा के सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ मैं। उस सॉफ्टवेयर का काम ये था कि मेरी अमेज़न, ईबे, वेबसाइट, सारे चैनल्स की सेल्स इकट्ठी करके वो लाएगा और बताएगा जी क्या बिज़नेस हो रहा है आजकल। 1 लाख यूएस डॉलर लगाया मैंने, कम से कम लगाया उसके ऊपर। 50 तो मुझे याद नहीं आ रहा एग्ज़ैक्टली वो सॉफ्टवेयर कितने का, क्लाउड सॉफ्टवेयर बाद में मुझे मिला था। शायद वो $50 पर मंथ का था, तो वो फिर सारी रिपोर्टें उस सॉफ्टवेयर में आने लग गई मेरी। $50 के सॉफ्टवेयर ने मेरा वो काम किया जो मैं 1 लाख डॉलर में भी नहीं कर पाया। तो बेसिकली वो मिलियनर बन गया मुझसे बहुत पहले, मैं बहुत बाद में बना हूँ, बहुत देर से बना हूँ, 23 साल के बाद मैं मिलियनर बना हूँ। 23 साल, यानी कि मैं 14 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ, 14 साल की उम्र से पैसे कमाने की आदत पड़ गई मुझे। बीच में मुझे ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, वर्क परमिट पे गया हूँ, वर्क परमिट की वजह से मुझे जॉब करनी पड़ी। जॉब से बार-बार मैं फायर भी हो जाता था, जॉब पे सस्टेन नहीं कर पाता था, जल्दी फायर हो जाता था। तो फिर बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर एक बार बैंकरप्ट हुआ, फिर दूसरी बार हुआ, फिर तीसरी बार हुआ, तो बहरहाल बड़ी मुश्किल से बना हूँ। तो अब
आपके मिलियन डॉलर बनाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं? चलें अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। 0.1%। 1000 में से एक बनेगा। कितने अरसे में बनेगा जी? 20 साल में बनेगा। चलो आप कैलकुलेट कर लें। अब आप में से जो 40 वाले बाबे होंगे वो बोलेंगे जी हमारा क्या होगा, हम 60 साल की उम्र में मिलियनर बनेंगे। मैं ये जो 20 साल की कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, ये उन लोगों की कर रहा हूं जो जवान हैं अभी, जो बिजली भरी हुई जिनके अंदर, जो 16 घंटे काम करने की कैपेसिटी रखते हैं। मैंने 16 घंटे काम किया हुआ है, ऑन एवरेज डेली 16 घंटे काम करता था मैं। तब कहीं जाके 23 साल के बाद मैं मिलियनर बना हूं। 40 वाले बाबों का क्या चांस है मिलियनर बनने का? फिर उनका चांस, फिर एक काम करते हैं हम, बाबों के लिए चांस फिर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 10,000 में से एक मिलियनर बनेगा। 10,000 में से 0.0001%। और कितने अरसे में बनेंगे? वही 20 साल लगा लें, एवरेज लगा लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब इस प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने का क्या फॉर्मूला है जी? इस प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए आप अपने एक्सपीरियंस से सीख लें या किसी के एक्सपीरियंस से सीख लें। ये है सारा पॉइंट बेसिकली। अपने तजुर्बे के सीख लें या किसी तजुर्बे वाले से सीख लें, खुद मार खा के सीख लें या किसी मार खाए हुए से सीख लें, आपकी मर्जी। खुद मारे खाएं, सीखें, 20 साल में मिलियनर बन जाए, या किसी मार खाए वाले से पूछ लें कि अल्लाह के नाम पे ये बता दो भाई, ये काम करूं या नहीं करूं। असल में आपको जो जिंदगी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो है डिसीजन मेकिंग। क्या मैं ये फैसला करूं या नहीं करूं? क्योंकि मुझे पता लग गया कि फैसले पे नसीब इंपैक्ट होता है। तो मेरा एक फैसला मेरा 5 साल आगे या पीछे कर रहा है। और मुझे ये भी पता लग गया कि 20 साल में मैं ऑन एवरेज जो है, मैं रफली कोई 6 या 7 मेजर डिसीजंस लूंगा। वही 6 या 7 डिसीजंस या तो मुझे मिलियनर बना देंगे या बैंकरप्ट कर देंगे। जब मुझे पता लग गया है कि सीईओ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो $1 मिलियन तनख्वाह इस बात की लेता है कि फैसले करता है वो। मैनेजर तनख्वाह इस बात की लेता है कि वो काम करवाता है। और काम करने वाला तनख्वाह इस बात की लेता है कि काम करता है वो। तो उसे ही सबसे कम पैसे मिलते हैं, फैसला लेने वाले को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं। तो मुझे, मेरी अक्ल में, मुझे लॉजिक में एक बात समझ आई, वो ये है कि इंसान फैसलों की वजह से या तो मिलियनर बन जाता है या फैसलों की वजह से बैंकरप्ट हो जाता है। मुझे इतना तो समझ आ गया, लॉजिक है वैसे कि हाँ, फैसला। तो भाई फैसला ना लेना, फिर आप क्यों लेते हैं फैसले? मत लिया करें अपनी जिंदगी में फैसले। इमाम अली का कॉल है कि एक तजुर्बाकार इंसान का मशवरा 3 जवानों के बाजुओं से ज्यादा भारी होता है। तजुर्बाकार इंसान से मशवरा ले लें आप कि आप बताएं मैं ये काम करूं या ना करूं। आप बताएं, आप, मैं ये फैसला करूं या नहीं करूं, मैं ये करूं या ना करूं। एक फैसला अगर मेरी जिंदगी के 3-4 साल भी आगे पीछे कर देना, बहुत बड़ा मेरे ऊपर इंपैक्ट आ रहा है उसका। तो मैं फैसले क्यों लेता हूं फिर? नहीं लेने चाहिए फैसले, नहीं लेने चाहिए। किसी तजुर्बाकार इंसान को बोले आप बताओ, आप फैसले करो, मैं सिर्फ काम करूंगा। जिंदगी यूं आपकी स्पीड में मूव करेगी उसके बाद। अब आपके मिलियनर मिलियनर बनने के क्या चांस है? कितने अरसे में मिलियनर बन सकते हैं? मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक मेरा ख्याल है 6, 7, 8 साल में आप मिलियनर बन सकते हैं। 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में होपफुली आप मिलियनर बन सकते हैं। अब आपके मिलियनर बनने के चांसेस बढ़ गए हैं, बेहतर हैं, क्योंकि आपने फैसले लेने बंद कर दिए। आप कहते हैं अब तो मैं जिंदगी में फैसला ही नहीं करूंगा। फैसले ही तो मरवाते हैं जी। प्यार हो गया मुझे लड़की से, वो शाहरुख खान की मूवियां देख देख के हर पाकिस्तानी लड़का शाहरुख खान बन गया है, हर लड़की सिमरन बन गई है। और सिमरन इतनी महंगी पड़ती है, वो एक सिमरन से शादी कर लीजिए, सच्चा प्यार हो गया, डूब गए बस, सारी जिंदगी कंगाल गुजर गई। उसके बाद कब्र में चले गए, 1 टका बैंक में नहीं पड़ा हुआ। महंगी बीवी, एक गलत फैसला, महंगी बीवी, सारी जिंदगी अब आपकी कंगाल गुजरेगी। क्यों की थी आपने सिमरन से शादी? जी प्यार हो गया था, ले डूबा प्यार आपको, एक फैसला। तो इसलिए शादी बहुत एहतियात से करनी है, साबिर और शाकिर बीवी से करनी है। कंडीशन ही यही है कि साबिर शाकिर होनी चाहिए जी, बीवी ऐश्वर्या राय जैसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर मुबारक हो, अब आप कब्र में जाएंगे, बैंक अकाउंट खाली होगा आपका। बस ये चीज जहन में रख लीजिएगा आप लोग।
तो फैसला, तो जिन लोगों के मेंटोर्स होते हैं, देखिए मैं घुमा फिरा के कभी भी इसलिए नहीं ला रहा जी मैं मेंटोर हूं आपका, मुबारक हो, मैं तो मुफ्त में बता रहा हूं आप लोगों को, मैं तो मुफ्त में वैसे ही बता रहा हूं आप लोगों को। मैं तो सिर्फ उन्हीं लोगों का मेंटोर हूं जो अमेज़न का बिज़नेस करना चाहते हैं, बाकियों को तो मैं क्या बताऊं उन लोगों को। मैं मिठाई की दुकान का एक्सपर्ट ही नहीं हूं, तो आप में से जो मिठाई की दुकान बनाना चाहते हैं, मैं कैसे आपको गाइड करूं? मेरे तो बस की बात ही नहीं है। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जी मैं हूं आपका मेंटोर, मेरा मंजन खरीद लो बस किसी तरीके से, ताकि मेरी तो लाइफ सेट हो जाए। तो मेरा मंजन ज़रूर खरीदें आप लोग, जो मेरी इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करते हैं, मेरी लाइन से बिलॉन्ग करते हैं, जिन्होंने अमेज़न पे काम करना है, जिन्होंने पीएल खड़ा करना है, एफबीए करना है, ठीक है, फिर तो आएँ आप मेरे पास, बिल्कुल आएँ, कोई मसला नहीं है। अदरवाइज़ खाली कॉन्सेप्ट समझ लें आप लोग, इन कॉन्सेप्ट्स के क्लियर होने के बाद ही शायद आपकी लाइफ बदल जाए। आपको एक चीज़ तो समझ आ गई, फैसला, ये है सबसे बड़ा पॉइंट। तो अब आइए, फैसला किसको करना चाहिए? अम्मी-अब्बू को फैसले ना करवाया करें आप लोग। अम्मी-अब्बू को प्यार करें, उनको बोलें आराम से सुकून की ज़िंदगी गुज़ारें, हम आपके फर्माबरदार बच्चे हैं। अम्मी कहती हैं कि बेटा मेरी बड़ी दुआएँ हैं तुम्हारे साथ, बस ये काम कर लो। अब्बू कहते हैं बेटा खानदान में नाक ऊँची होनी चाहिए, बस पीएचडी कर लो। लोग इसी वजह से डूब जाते हैं हमारे, इसी वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत लो है पाकिस्तान का। उसकी वजह यह है कि अम्मी अब्बू फैसले करते हैं आपकी जिंदगी के, इससे शादी कर लो बस जिंदगी सेट है उसके बाद। अम्मी अब्बू की फर्माबरदारी बहुत अच्छी बात है, मैं भी बड़ा फर्माबरदार हूं अपने माँ बाप का, लेकिन मैं अपने फैसले सोच समझ के करता हूँ। अच्छा मेरी तो किस्मत, मुझे तो आप छोड़ ही देना, मैं तो एक्सेप्शनल हूँ, मैं तो हूँ ही एक्सेप्शन, मैं तो एक्सेप्शन हूँ, मैं तो सुल्तानाबाद से निकल के मल्टी मिलियनर बन गया। 29 की उम्र में ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट मेरे हाथ में था, 3 बार बैंकरप्ट होके फिर मल्टी मिलियनर बन गया। मेरी तो किस्मत छोड़ देना आप लोग, अपनी किस्मत की बात करें। मैं तो बहुत लकी हूँ, बहुत ही लकी हूँ। मेरी उम्र में 43 साल के जो बाबे हैं, 42-43 साल के जो बाबे हैं, वो तो मुझे खाली अकाउंट लेके बैठे होते बेचारे, कुछ भी नहीं होता उनके पास। तो आप अपनी कैलकुलेशंस करें अब आप लोग। तो फैसला हमेशा मेंटोर को करने दें, खुद फैसले मत करें। मेंटोर को फैसला करने दें, उसे डिसाइड करने दें आपकी जिंदगी की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, शादी करने से पहले 50 बार कैलकुलेशंस करें कि ये शादी वायबल है कि नहीं है। प्यार हो जाता है, हमारे लोगों को प्यार बड़ा जल्दी हो जाता है, ये भी मसला है। अब क्या करें, फिल्में बहुत ज्यादा देख ली हैं। अच्छा फिर ईगो के मसाइल, हमारे लोगों के ईगो के मसाइल, उससे भी डिसीजंस इंपैक्ट होते हैं लोगों के। फैसला, गलत फैसले। रिश्ता आया है अमेरिका से, जी मैं तो ये शादी नहीं कर सकता, सारी जिंदगी जो है ना ये होगा मेरे साथ, मुझे ये बोला जाएगा। गलत फैसले, गलत फैसले। आपको पता है जिंदगी में 4 प्रायोरिटीज हैं आपकी इस वक्त, पासपोर्ट उनमें से अगर एक मिल रहा है ना आपको, फौरन ले लें, अपनी ईगो को साइड पे कर दें, बी प्रैक्टिकल। अच्छा, एक और पॉइंट आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, मैं अरेंज मैरिज के खिलाफ हूं। अरेंज मैरिज वाला जो कल्चर है ना, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय करता है। उसकी वजह ये है कि इंसान अपने फैसले नहीं ले पाता। फैसले भाई लेगा, बड़ा भाई लेगा, अब्बू लेंगे, अम्मी लेंगी, दादी अम्मा लेंगी, मामू लेंगे, चाचू लेंगे, ये लोग फैसले लेते हैं मेरी जिंदगी के बारे में। कद्दू मिलियनर बनूंगा मैं, कैसे मिलियनर बनूंगा जब मैं अपनी जिंदगी के फैसले नहीं ले सकता? और फैसले लेने वाले ये लोग हैं, जबकि मौला अली ने कहा है कि एक तजुर्बाकार इंसान का मशवरा 3 जवानों के बाजू में भारी होता है। और यहां पे फैसला अम्मी कर रही हैं, अम्मी का तजुर्बा, अब्बू का तजुर्बा, मामू का तजुर्बा। तो फैसला, तो मैं इसलिए अरेंज मैरिज को सपोर्ट नहीं करता कि फैसला आपके हाथ में नहीं होता, फैसला किसी तजुर्बाकार इंसान के हाथ में नहीं होता। फैसला तो होना चाहिए था किसी साइकोलॉजिस्ट के हाथ में। फैसला होना चाहिए था कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाऊं और बोलूं कि ये मेरी बीवी है और ये मैं हूं, हम दोनों को स्टडी करके बताओ हम कैसे चलेंगे,
कैसी हमारी जिंदगी होगी? साइकोलॉजिस्ट आप दोनों को स्टडी करके बताएगा, ये इसकी ये पर्सनैलिटी, इसकी ये पर्सनैलिटी, प्लस माइनस पूरी कैलकुलेशन करके बोलेगा, नहीं चलने वाली जिंदगी। अल्लाह हाफिज। काश ऐसा होता, काश लोगों के दिमाग में ऐसी कुछ सोच होती, काश ऐसा कुछ सिस्टम होता। ना सिस्टम है, ना सोच है। लोग कहते हैं जी अम्मी को पसंद आ गई है, अम्मी जो बोलेंगी मैं शादी कर लूंगा, चलो जी, सारी जिंदगी निकल जाती है, 1 टका नहीं बनता। फैसला आपके हाथ में होना चाहिए, फैसला एक राइट इंसान के हाथ में होना चाहिए, एक तजर्बाकार इंसान के हाथ में फैसला होना चाहिए कि आप ये शादी करें या नहीं करें। इसके ये इंपैक्ट आएंगे, 10 साल के बाद ये नतीजा निकलेगा इसका। ये कहलाता है राइट फैसला। तो चलें, ये पार्ट भी हमें क्लियर हो गया। यानी घूम फिर के कुछ भी कर लें, हमें एक ही बात समझ आई है कि फैसला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ के अंदर, एक राइट डिसीजन। और राइट डिसीजन हमेशा एक मेंटोर को लेना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए। एक तजर्बाकार इंसान को डिसीजन लेने चाहिए मेरी जिंदगी के बारे में, मैं ये काम करूं या ना करूं। क्योंकि मेरे 4 गोल्स हैं, मुझे चारों के चारों गोल्स अचीव करने हैं किसी भी कीमत पे। अब इन 4 गोल्स को अचीव करने के लिए या मैं खुद मार खा के अचीव कर लूं, या किसी मार खाए वाले से पूछ लूंगा भाई क्या करूं। क्लियर हो गया पॉइंट? अब आइए वन बाय वन हम इन चारों गोल्स के बारे में स्टडी करते हैं। इन चारों गोल्स को कैसे अचीव करें हम लोग। वेल्थ क्रिएशन, मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे जैसे बंदे से पूछेंगे तो मैं एक ही बात बोलूंगा, भाई पीएल बनाओ, एसेट बनाओ, बेचो, फिर बनाओ, फिर बेचो, फिर बनाओ, फिर बेचो, $1 मिलियन बन जाएगा। मेरे जैसे पूछेंगे तो यही होगा। एसेट बनाओ, $3 लाख का बेच दो, $1 लाख का बेच दो, $50,000 का बेच दो, 4 पैसे आएंगे, 2 अकाउंट खड़े करो, फिर बेचो, फिर खड़े करो, फिर बेचो, तो आपके आपका आपकी वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, किचन मनी भी क्रिएट हो जाएगी, वेल्थ भी क्रिएट हो जाएगी, 2 इनकम स्ट्रीम्स भी हो जाएंगी। मेरे जैसे पूछेंगे तो मैं ये बोलूंगा आपको, अगर आप वेल्थ की मुझसे बात करते हैं, आप मुझसे कहते हैं सनी भाई कितने साल में मिलियनर बनूंगा, तो मैं बोलूंगा भाई आपको 6 साल, 7 साल, 8 साल लग सकते हैं, आप मिलियनर बन सकते हैं। मैं मेरे जैसे से पूछेंगे तो मैं तो यही बोलूंगा। रेहान अल्लाह वाले से पूछेंगे वो कुछ और बोलेंगे, आजाद चाय वाले से पूछेंगे वो कुछ और बोलेंगे। आप हर इंसान से, हर इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से आप जाके पूछ लें, हर बंदा अपना आपको सोल्यूशन बता देगा। मैंने अपना सोल्यूशन बता दिया, वो अपना सोल्यूशन बता देंगे। क्लियर हो गया? आपका दिल जहां करता है, जिसके साथ दिल लगता है, जिसके साथ मन लगता है, जिसके साथ दिमाग मैच होता है, फ्रीक्वेंसी मैच होती है, आप उसके साथ चिपक जाएं। लेकिन चिपक जाएं बस, चिपक जाएं बस आप लोग। काश मैं भी चिपका होता किसी के साथ, काश मेरी जिंदगी के 12 साल जो मैंने स्ट्रगल की, पिछले जो मेरे 12 साल थे, वो फिर स्ट्रगल ना करनी पड़ती मुझे, अगर मैं भी चिपका होता किसी के साथ। मैं चिपका हुआ नहीं था बेसिकली, मैं था हाईली इंटेलेक्ट बेवकूफ इंसान जो इल्म की पहली मंजिल पे था बेसिकली। तो मैं चीख चीख के लोगों को कहता था आ जाओ आ जाओ, मैं आलिम बन गया हूं। बैंक अकाउंट खाली होता था मेरा। तो ये एक स्टेप है, ठीक है, चिपक जाना किसी मेंटोर के साथ। ये राइट स्ट्रेटेजी है मेरी नजर में, एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है। आपकी जिंदगी के डिसीजन उसको लेने दें। इनकम स्ट्रीम्स आप लोगों को पता लग गया कैसे बिल्ड होंगी। अब आते हैं तीसरे सब्जेक्ट के ऊपर, पासपोर्ट देन लाइफस्टाइल। आमतौर पे पासपोर्ट लाइफस्टाइल इकट्ठे आते हैं। 18 साल का बच्चा, उसे क्या करना चाहिए? 18 साल के बच्चे को क्या? एक सेकंड आप लोग मुझे दे दें, मुझे अब पैनाडोल खानी पड़ेगी, मेरा माइग्रेन स्टार्ट हो गया। 18 साल के बच्चे की बात करते हैं। 18 साल के बच्चे, अगर आप मुझसे कहते हैं कि जी सनी भाई दुनिया में किस मुल्क में जाना चाहिए, मुझे मैसेज आते हैं सनी भाई कौन सा कंट्री रिकमेंड करते हैं, मैं आपको क्या भाई मैं श्रीलंका रिकमेंड करता हूँ, आप श्रीलंका चले जाएंगे क्या? मैं कैसे बता दूं इस दुनिया में कौन सा मुल्क आपको सूट करता है? दुनिया के हर मुल्क का अलग बजट है, मैं कैसे आपको बता दूं भाई मलेशिया सूट करता है आपको कि नहीं करता, टर्की करता है कि नहीं करता? कैसे बताऊं मैं आपको, किस एंगल से बताऊं? आपके गोल्स तो मुझे क्लियर हों कि भाई क्यों चाहिए, कहाँ का चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट में भी किस्में हैं बेसिकली।
मैं इनको डिवाइड करता हूँ आमतौर पे 3 टियर्स के अंदर, टियर 1, टियर 2, टियर 3। टियर 1 सबसे मुश्किल तरीन पासपोर्ट्स हैं, दुनिया के टॉप 10 पासपोर्ट्स। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका, ये सारे हमारे पाकिस्तानियों के दिमाग में यही मुल्क बैठे हुए हैं कि बस यहीं जाना है हमने। वेलफेयर कंट्रीज हैं, वेलफेयर मिलेगी, मेडिकल सिस्टम बड़ा अच्छा है, एजुकेशन बड़ी अच्छी है, लाइफस्टाइल बड़ा जबरदस्त है। ठीक है, अच्छी बात है। टियर 1 का अगर आपके पास पासपोर्ट होगा तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, मैं एग्री करता हूँ इससे। लेकिन उस पासपोर्ट को हासिल करने के लिए मैं वेल्थ को साइड पे कर दूं और पासपोर्ट को पहली प्रायोरिटी पे कर दूं, तो फिर आइए मैं अब आपको एक पिक्चर खींच के बताता हूं लाइफ कैसे दिखेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों से कभी पूछें आप लोग कि आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे आए थे, एक एवरेज लड़का आपको अपनी कहानी सुनाएगा। वो बोलेगा मैं 23 साल की उम्र में आया था, मैंने यहाँ आके बैचलर्स किया, फिर मैंने आके मास्टर्स की, फिर मैंने जब पीआर अप्लाई की तो उन्होंने कहा रूल्स बदल गए हैं, तो मुझे अब रूल्स में उन्होंने कहा जी आजकल नाइयों की बड़ी डिमांड है। तो फिर मैंने आईटी का कोर्स छोड़ के मैंने फिर नाइयों का कोर्स शुरू कर दिया, हेयर कटिंग शुरू कर दी, हेयर ड्रेसिंग का कोर्स शुरू कर दिया। जब मैं हेयर ड्रेसिंग करके फारिग हुआ तो पता लगा जी मेरी तो उम्र निकल गई है, वो कहते हैं जी उम्र के इतने पॉइंट्स होने चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो मैं पीएचडी कर लेता हूँ। तो एक एवरेज इंसान जो बेचारा जिसको पता ही नहीं जिंदगी में करना क्या है, उसकी एवरेज इंसान की कहानी बता रहा हूँ आपको। 8 साल 12 साल ऑस्ट्रेलिया में गुजार के बोलेगा जी ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं बहुत पढ़ लिया, बहुत पढ़ लिया, आपसे ज्यादा कोई किसने आज तक पढ़ा ही नहीं ऑस्ट्रेलिया में, तो बहुत मेहरबानी, अब आप जाएं अपने मुल्क को सपोर्ट करें। अब उसको बेचारे को वापस जाना पड़ता है पाकिस्तान, और बीवी बच्चे रो रहे होते हैं कि जी इतना अच्छे मुल्क में वक्त गुजार के वापस पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। एवरेज इंसान की कहानी। अच्छा, अब सक्सेस वालों की कहानी सुन लें जो सक्सेसफुल हैं। सक्सेसफुल वालों की कहानी ये है कि जी मैं 23 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया आया था, मैंने बैचलर्स किया, फिर मैंने मास्टर्स किया, मैंने पीआर अप्लाई की, उन्होंने मुझे 1.5-2 साल का टीआर दे दिया, उसके बाद मुझे नौकरी मिल गई, उसके बाद मुझे पीआर मिल गया, पीआर के बाद मुझे 2-3 साल के वेट करने के बाद मुझे पासपोर्ट मिल गया। एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी जो पूरे दुनिया में पढ़ने के लिए जाते हैं, एक चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज ये है, 10 साल, जिंदगी के 10 साल गोरे के नाम, जिंदगी के 10 साल के बाद अब उसका एक गोल अचीव हुआ है, वो है इनकम स्ट्रीम, एक अच्छी इनकम, एक अच्छी जॉब। वेल्थ तो भूल जाए ना, वेल्थ के ऊपर तो बेचारे ने सोचा ही नहीं था कभी कि दौलत भी किसी चीज को कहते हैं। उसने किचन मनी को ही अपना जिंदगी का मकसद समझ लिया था कि बस मेरा पासपोर्ट हो जाए, लाइफस्टाइल हो जाए और मेरी इनकम स्ट्रीम हो जाए, एक बीवी हो जाए, 2 बच्चे हो जाए। और वो ये पहुंचते पहुंचते अब वो 33 साल का हो चुका है। तो पाकिस्तानी किसी को उठा के देख लें स्टूडेंट वीजा वाले को, तो उसकी जिंदगी के 10 साल निकल जाते हैं ये बेसिक्स अचीव करते करते। अब आप अपने आप से सवाल करें, मेरी थ्योरी के मुताबिक 40 साल की उम्र तक इंसान दौलत बना सकता है, 40 साल। इसके बाद तो स्ट्रेटेजीज बन सकती हैं, दौलत 40 के बाद भी बनती है, लेकिन मुश्किल से, क्योंकि काम करने के घंटे कम हो जाते हैं आपके, घंटे नहीं होते ना, घंटों की कमी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। तो 40 साल से पहले अगर आपने 33 की उम्र में पासपोर्ट भी ले लिया, लाइफस्टाइल भी ले लिया और आपका किचन इनकम भी, इनकम स्ट्रीम भी बिल्ड हो गया, अब आप सोचेंगे यार अब दौलत बनानी है, चलो आओ अब वेल्थ की बात करते हैं, चलो अब वेल्थ पे काम करते हैं। तो अभी भी चांस है, अभी भी आपके पास 7 साल हैं दौलत बनाने के लिए। चलिए शुरू हो जाए, फिर बिस्मिल्लाह करें। अब एक 25 साल वाला अगर मुझे बोले कि सनी भाई मैंने ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है, मैं एक ही बात बोलता हूँ, 10 साल के बाद कहीं जाकर आपके 3 काम पूरे होंगे, वेल्थ वाला रह जाएगा, वेल्थ के लिए 5 साल रह जाएंगे, और बगैर मेंटोर के वेल्थ बनाने जाएंगे तो 20 साल लगते हैं, मेंटोर के साथ वेल्थ बनाने जाते हैं तो 6-7 साल लग जाते हैं, 8 साल लग जाते हैं। तो वेल्थ बनाते बनाते या मिलियनर बनते बनते 35 साल की उम्र में जो शख्स वेल्थ क्रिएशन की तरफ जाता है, वो 42 या 43 कहते हैं, पता नहीं 43 को क्या कहते हैं, 43 की उम्र में कहीं जाकर वो $1,000,000 हो सकता है बना ले, 0.1% चांस है उसका, नहीं तो 2-3 लाख डॉलर हो सकता है बन जाएगा उसका। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट आप लोगों को। तो अब आप लोग ये चीज जहन में रख लें बस, आप में से जो भी कहता है ना कि जी मैं इंग्लैंड चला जाऊं पढ़ने के लिए, 10 साल अपने दिमाग में रख लें कि 10 साल के बाद कहीं जाकर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी।
स्टेबिलिटी किसे कहते हैं? हम स्टेबिलिटी कहते हैं हमेशा इनकम स्ट्रीम को। एक इनकम स्ट्रीम, एक अच्छी जॉब, लाइफस्टाइल, पासपोर्ट, इसे कहते हैं हम लोग स्टेबिलिटी। तो अब आप फैसला करें, फैसला अब आपने करना है, क्या है प्रायोरिटी आपकी। ये मैं टियर 1 की बात कर रहा हूं। अब आइए टियर 2 की बात करते हैं। टियर 2 उन मुल्कों को कहते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बड़े अच्छे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं, इनके पासपोर्ट वैल्यूएबल भी होते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों की फेवरेट लिस्ट में नहीं आते ये मुल्क। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी नहीं रहती वहां पे। पाकिस्तानी कम्युनिटी में आपको बोले लाटविया, चलो आप बोलेंगे लाटविया में क्या करना है मैंने जाके वहां पे, वहां तो पाकिस्तानी नहीं रहते, बहुत कम होते हैं, हमारी कम्युनिटी नहीं होगी, क्या मैंने करना है। हाँ, लाटवियन पासपोर्ट मिल जाएगा। तो टियर 2 कंट्रीज के बारे में सुन लें, 5 साल में आप स्टेबल लाइफ की तरफ आ जाते हो। 5 साल। टियर 1 कंट्रीज में 10 साल, टियर 2 कंट्रीज में 5 साल। अब आप पोलैंड चले जाएं, लाटविया चले जाएं, आप लिथुनिया चले जाएं, आप स्टोनिया चले जाएं, कहीं भी चले, सारे टियर 2 कंट्रीज हैं। आसान 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 आसान, वीजे भी आसानी से मिल जाते हैं, पासपोर्ट भी आसानी से मिल जाते हैं। ये तो हो गई टियर 2 कंट्रीज की एग्जाम्पल। अच्छा, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पासपोर्ट ले लिए हैं, जिन्होंने पासपोर्ट ले लिए हैं, अब वो कहते हैं जी अब हम फंस गए हैं, हमारी दौलत कैसे बनेगी। तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये होती है कि जमीन बदलें और सस्ते मुल्क में जाएं। जो कहते हैं जी सस्ता मुल्क कौन सा है, आपकी मर्जी, मलेशिया चले जाएं, टर्की चले जाएं, सारे सस्ते मुल्क हैं। ये वो मुल्क हैं जहां लोग लाइफस्टाइल के लिए आते हैं। क्यों? ब्रिटिश पासपोर्ट मेरे हाथ में है, 5,000 पाउंड में महीने का कमाता हूं, बैंक मेरा खाली है। तो भाई जब बैंक खाली रहना है तो क्यों है आप इंग्लैंड में, क्यों रहते हैं आप इंग्लैंड में? न्यूयॉर्क वालों से मैं पूछता हूँ, भाई आप न्यूयॉर्क में क्यों रहते हैं? जी $1.5 की जॉब है। $1.5 जब बैंक खाली है तो 1.5 लाख किस काम का? आप डेलिस चले जाएं, आप ह्यूस्टन चले जाएं, वहां यही जॉब $75,000 की होगी, एंड पे बैंक वहां भी खाली मिलेगा आपको। जब बैंक वहां भी खाली, यहां भी खाली, तो लाइफस्टाइल इंप्रूव कर लें भाई अपना। आप ह्यूस्टन जाएंगे, आपका घर बड़ा होगा, न्यूयॉर्क में रहेंगे, घर छोटा होगा। ये एक ट्रेडिशनल लोगों की, मैं एवरेज इंसानों की कहानी बता रहा हूं आपको। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं उनकी लाइफ डिफरेंट है, क्योंकि उनके दिमाग में कीड़ा आ गया ऑलरेडी। लोकेशन इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, टाइम इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, मनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। 3 गोल्स हैं हमारी लाइफ के। ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूं कि लैपटॉप उठाओ, वियतनाम चले जाओ, वहां जाके रहेंगे। डॉलर बन रहे हैं ना पीछे से आपके। अब $2,000 भी बनाएंगे, $3,000 भी बनाएंगे, तब भी बड़ी अच्छी लाइफ होगी। मलेशिया में एक एवरेज इंसान की मैं आपको कॉस्ट ऑफ लिविंग बता देता हूँ। मलेशिया में रहने वालों की अगर $2,000, लेट्स से आपकी $2,000 मंथली इनकम है, तो आपकी बहुत अच्छी लाइफ है। 8,000 इंगड़ बनता है। 8,000 इंगड़ में एक अच्छी लाइफ है, एक अच्छा रीजनेबल लिविंग स्टैंडर्ड है आपका। आपका घर, अपार्टमेंट, कॉन्डोमिनियम बहुत खूबसूरत है, लिविंग बहुत सस्ती है यहाँ पे। $2,000। अच्छा, अगर आप $3,000 से $4,000 बना रहे हैं तो आप शहनशाहों की तरह रहे हैं, फिर तो आप शहनशाह। 16,000 इंगेट, क्या लाइफ है आपकी 16,000 इंगेट में। लेकिन यही $4,000 न्यूयॉर्क में बनाए, क्या लाइफ है आपकी। दड़बे में रहते हैं लोग, लंदन वाले दड़बे में रहते हैं बेसिकली। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, क्वेश्चन ये है कि उस कमाई के अगेंस्ट में बैंक अकाउंट क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है आपका। अगर तो बैंक अकाउंट रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जी मनी है वहां पे, फिर तो बहुत अच्छा कर रहे हैं आप वहां रह के। लेकिन अगर बैंक अकाउंट खाली है तो फिर किसी काम का नहीं, फिर तो बेकार है, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप अपना। ये उन लोगों की जो कहते हैं हमने सारे काम कर लिए हैं, इनकम भी आ गई है, अब तो हमें बस लाइफस्टाइल चाहिए, मूव होना है, पासपोर्ट ले लिया है, तो ठीक है, बैग उठाएं मलेशिया आ जाएं, बैग उठाएं टर्की चले जाएं, बैग उठाएं चिल्ली चले जाएं, मर्जी आपकी। मुल्कों की कमी नहीं है। दुनिया का हर मुल्क वीजा देता है आपको, दुनिया का हर मुल्क कहता है कंपनी खोलो, डायरेक्टर का वीजा लो, रहो हमारे मुल्क में। हर मुल्क यही कहता है। मेक्सिको चले जाएं, कंपनी खोलें, मैक्सिकन वीजा लें, वर्क परमिट लें, अपनी कंपनी में काम करें, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, मैक्सिको में रहें, आपकी मर्जी। मलेशिया में रहना है, कंपनी खोलें, डायरेक्टर का वीजा लें, अपने आप को स्पॉन्सर करें, मलेशिया में रहना शुरू कर दें। दुनिया का हर मुल्क कहता है आ जाओ, कंपनी खोलो, बिजनेस करो, डायरेक्टर बनो, रहो। पूरी दुनिया के 100 सवा 100 मुल्क उठाएं, जहां दिल से चले जाए। आप पोलैंड में कंपनी खोलें, डायरेक्टर बने, अपने आप को स्पॉन्सर करें, पोलैंड चले जाए। लेकिन ये सारे काम करने के लिए पैसे चाहिए।
तो घूम फिर के दोबारा प्रायोरिटीज किधर आई? नंबर 1 वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए, नंबर 2 2 इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए, नंबर 3 पासपोर्ट होना चाहिए, नंबर 4 लाइफस्टाइल। सीक्वेंस राइट होनी चाहिए आप लोगों की, ये सीक्वेंस होनी चाहिए। अब आ जाइए टाइमिंग्स। लड़कियों के फॉर्मूले अलग हैं, लड़कों के फॉर्मूले अलग हैं। मुझसे लड़कियां जब मैसेज करती हैं, तो अब आप लोग माइंड मत कीजिएगा इसको, नाराज मत होइएगा, लेकिन मैं आपको अपना इवैल्यूएशन का तरीका बताता हूँ। मैं किसी इंसान को जब इवैल्यूएट करता हूँ, तो मैं क्या सवाल करता हूँ? मैं लड़कियों से यहाँ तक सवाल करता हूँ कि आप नकाब पहनती हैं कि नहीं पहनती हैं? आँखें कवर्ड हैं आपकी या नहीं है? मैं यहाँ तक पूछता हूँ उनसे। क्यों? मैं ऐसा क्यों पूछता हूँ? मैं इसलिए पूछता हूँ लड़की से कि आपने नकाब किया हुआ या नहीं किया हुआ, क्योंकि वो मुझे कह रही है 2 साल से मुझे जॉब नहीं मिल रही। तो मैं एक ही सवाल करूँ, नकाब है या नहीं है? अगर उसने कहा जी नकाब है, तो अब मैं कैलकुलेट करूंगा, नकाब वाली लड़की को 2 साल से जॉब नहीं मिल रही, तो मैं उस लड़की को ब्लेम नहीं कर सकता। हो सकता है वो सोसाइटी उसको जॉब देने के लिए तैयार ही ना हो। नकाब वाली लड़की, ओ हो नहीं जी हमें ही नहीं चाहिए। हो सकता है। अच्छा, अब लड़की कहती नहीं नहीं मैं तो नकाब नहीं पहनती, तो अब मैं सोचूंगा कि हो सकता है इसकी इंटेलेक्ट एवरेज हो सकता है ये हाई इंटेलेक्ट ही ना हो। इवेल्युएट करना है ना मुझे एक इंसान को। आप मुझसे बात करें, कैसे इवेल्युएट करूंगा आपको? आप हाई इंटेलेक्ट हैं भी कि नहीं है? हाई इंटेलेक्ट है, लो इंटेलेक्ट है, कौन है आप? अच्छा, अब आ जाइए टिंडर। आप लोग इसको बिल्कुल वो ना समझिएगा, मैं कोई टिंडर इनकरेज नहीं कर रहा है किसी को। मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूँ लोग क्या करते हैं। लोग टिंडर यूज करते हैं। टिंडर क्यों यूज करते हैं? आ, मैं आपको एक एवरेज इंसान की आ, बताना चाहता हूँ, उसकी लाइफ, उसके मसाइल। मुझे अगर कोई लड़की मैसेज करे और ये बोले कि मैं 32 साल की हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही, प्रेशर है मेरे ऊपर, फैमिली का बड़ा प्रेशर है, मैं पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं मुल्क छोड़ के किसी दूसरे मुल्क जाना चाहती हूँ, मैं आजाद होना चाहती हूँ, मेरा एक ही मशवरा होता है उनको। मैं उनसे कहता हूँ सबसे पहले मेरी वो वीडियो देखें आप, फेयर एडवांटेज, sunnyali.com/fair advantage, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आप गुड लुकिंग हैं तो अपनी लुक्स को कैश आउट करें, फायदा उठाएं लुक्स का, गलत नहीं, जायज फायदा, जिसे हम कहते हैं फेयर एडवांटेज। इंसान अपनी हर एसेट का, एट्रीब्यूट का जायज फायदा उठाता है, उसे कहते हैं फेयर एडवांटेज। मैं एक ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हूं और पाकिस्तान में अगर मुझे शादी करनी है, तो मैं क्यों ना फायदा उठाऊं अपने ऑस्ट्रेलियन होने का? वो अलग बात है, मैं टैक्सी चलाता हूं ऑस्ट्रेलिया में, वो अलग बात है जी, मैं टैक्सी बच्चा टैक्सी चलाता है हमारा, लेकिन है ऑस्ट्रेलियन सिटीजन। फायदा उठाएं इस बात का। आप खूबसूरत लड़की हैं, फायदा उठाएं इस बात का कि जी आप खूबसूरत हैं, क्यों ना फायदा उठाएं इस बात का। आप खूबसूरत नौजवान हैं, क्यों ना फायदा उठाएं इस बात का। आप एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे या ऐसी लड़की के साथ प्रपोजल सेट करेंगे जिसको खूबसूरत मर्द पसंद हो। अगर आपने आइडेंटिफाई किया ये लड़की खूबसूरत मर्द पसंद नहीं करती, तो जाए ही ना उस तरफ, फिर आप टाइम ना जाया करें अपना। कैश आउट करना है ना, कैश आउट। अपनी पर्सनैलिटी, अपने एट्रीब्यूट्स को कैश आउट करना चाहते हैं आप सबसे पहले इंसान को पता होना चाहिए मैं कौन हूं। लड़कियां ऐसे मर्दों को पसंद करती हैं जो बड़े हाईली इंटेलिजेंट हैं, लेकिन लुक्स की उन्हें परवाह ही नहीं है। तो फिर आपको अगर पता है कि जी मैं बड़ा इंटेलिजेंट इंसान हूं, तो ऐसी ही लड़कियों को टारगेट करें, जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी बस आपकी। ये मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी आपकी। आपकी बीवी को इंटेलिजेंट मर्द पसंद, आप इंटेलिजेंट हैं, खत्म, क्या लाइफ है, क्या जिंदगी है आपकी। पॉइंट समझ आ रहा है आप लोगों को? तो आपने आइडेंटिफाई करना है इस इंसान को क्या पसंद है और मेरे में क्या एट्रीब्यूट्स हैं जिनको मैं कैश आउट करवा सकता हूं। तो मैं कभी कभी, अब आप इसको नेगेटिव उसमें मत लेके जाइएगा कि जी सनी भाई कैसे मशवरे देते हैं। मैं कोई मशवरा नहीं दे रहा, मैं तो वैसे ही आप लोगों को बता रहा हूँ लोग क्या करते हैं। अगर आप कहते हैं जी मैं एक एवरेज लुक का इंसान हूं, तो फिर ऐसे मुल्क में जाएं जहां आपकी लुक को वो देखें, बोलेंगे क्या इंसान है ये, कहां से आ गया इतना खूबसूरत इंसान। अफ्रीका ही चले जाएं, फिर आप मालदीव चले जाएं, बोलेंगे कहां से आ गया ये स्टार हमारे पास। आप एक एवरेज लुक की खातून हैं, इंडोनेशिया में कर लें कोई, आपकी मर्जी।
मलेशिया में कर लें, इंडोनेशिया में कर लें। मलेशियन एक मर्द के साथ अगर आपकी शादी हो गई, वो तो सारी जिंदगी लेटा ही रहेगा, पूरे खानदान को बोलेगा नाक देखो मेरी बीवी की, नाक का साइज, आंखों की पलकें देखो उसकी, क्या पलकें हैं। उसको ये नहीं मालूम है पूरे पाकिस्तान में सबकी पलकें ऐसी होती है, सबकी नाकें इतनी ही लंबी हैं, लेकिन वो मरे जा रहा है देख देख के, कहता है क्या बीवी मिली है मुझे। पीआर भी हो गया, पासपोर्ट भी हो गया, बच्चे भी मलेशियन पैदा हो गए। देखिए ये स्ट्रेटजीज लाइफ की, आप इसको बुरा मत समझिएगा। आप लोगों ने जो कहना कह ले, मैं प्रैक्टिकल आपको एक प्रैक्टिकल मसाइल और प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, ये उसकी स्ट्रेटजीज हैं। ये सब पॉसिबल है, ये सब डूएबल है। मैं ये नहीं कह रहा करें, मैं किसी को इनकरेज नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि जी टेंडर की तरफ जाएं और फंसाएं, मुर्गे फंसाएं या मुर्गियां फंसाएं। मैं ये नहीं कह रहा आप लोगों को, मैं तो वैसे ही आपको बता रहा हूँ कि लोग ये सब करते हैं। लोग जिनकी इंटेलिजेंस, जिनको जिनको मालूम है कि मेरे अंदर ये है और मैं ये कैश आउट कर सकता हूं, तो एवरेज लुक वाला इंसान एक ऐसी सोसाइटी में जाएगा जहां उसकी लुक एवरेज ना रहे, अबव एवरेज हो जाए। तो मौजें आई कि नहीं आई? अपने मुल्क में पूछ ही नहीं रहा, अपने मुल्क में पूछ ही नहीं रहा कोई। ऐसे मुल्क में चलेगा जहां तो वो बेचारा नाक की और आंखी पलकें देख देख के बेचारा लेटे जा रहा है। क्या लाइफ है, क्या मुल्क है, कैसे हैं ये लोग, क्यों पसंद है इनको हमारी नाकें? इसलिए कि उनकी नाकें नहीं होती, उनकी पलकें नहीं होती, उनकी आईब्रोज नहीं होती। हमारी लड़की चली जाए यहाँ में तो बेचारे लेडी आते हैं, बेचारा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। फेयर एडवांटेज। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके फंसाएं और जनाब लूटे, और मैं ये नहीं कह रहा आपको, मैं तो वैसे ही आप लोगों को आइडियाज दे रहा हूं, स्ट्रेटजीज बता रहा हूं कि जमीन बदलना, पासपोर्ट बदलना, इस एंगल से भी एक्सप्लोर कर लें। आप लोग एक्सप्लोर कर लें, देख लें। मैंने नहीं किया था ये, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। उसकी वजह यह है कि मैं ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट पे गया था, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ी, नहीं तो मैं जरूर करता। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, मैं तो जरूर करता, मैं कर लेता। प्रैक्टिकल हूं ना मैं, प्रैक्टिकली सोचता हूँ, प्रैक्टिकली कैलकुलेट करता हूँ चीजों को। मैं ये कैलकुलेट करता हूँ कि मैं जिस औरत से शादी करने जा रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी के फैसले अपने हाथ में रख सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि जी काबू करना है मुझे, बीवी को काबू करें, मैं ये नहीं कह रहा। बीवियां काबू में वैसे भी नहीं आती, मैं तो वैसे ही, और पाकिस्तानी बीवी तो वैसे ही काबू में नहीं आती। मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ आपको कि जो लोग चाहते हैं कि जिंदगी के फैसले हमारे हाथ में रहें, तो और बीवी साबिर और शाकिर हो, तो मेरी लाइफ जरा आसान हो जाएगी। वेल्थ क्रिएशन के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रहा कि काबू करना है, लेकिन ये कि कैलकुलेट करना जरा जरूरी है। कैलकुलेट जरूर किया करें आप लोग। चलें, ये पॉइंट भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया, हम लोगों को ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि अगर माइग्रेट करना है, मुल्क बदलना है, पासपोर्ट और लाइफस्टाइल, अगर इन दो चीजों को अचीव करना है तो ये भी एक तरीका है, वाइबल है, जिसे हम कहते हैं पीआर और प्यार। आई मीन दो प्यार इकट्ठे हो जाते हैं लोगों के, ठीक है? प्यार भी हो गया, प्यार भी हो गई एंड पे। उसमें अमेजोन का अकाउंट भी आ जाता है आमतौर पे, पेपैल, अमेजोन, ये भी आ जाते हैं। चलें, ये भी एक वे है चीजों को देखने का, प्रैक्टिकल वे बता रहा हूं आप लोगों को। इन मुल्कों में, मलेशिया जैसे मुल्कों में, शोहर जो है, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया को निकाल के जो मुसलमान मुल्क हैं, वहां मर्द डाउरी पे करता है, यानी कि वो जहेज पे करता है। तो लड़कियों की काफी अच्छा, यानी कि उनके लिए हो जाता है कि उनको जहेज देना नहीं पड़ता, बल्कि वो लेती हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, इसको भी आप लोग जरा देख लें, ठीक है? ये काफी सारे पॉइंट्स हैं आप लोगों की, सिर्फ नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को देना चाह रहा था। तो अब आ जाइए, दोबारा इस टॉपिक पे चलते हैं। किस उम्र में बाहर जाएं, बाहर जाने की राइट उम्र क्या है? कोई भी शख्स जो 25 साल से कम है, मैं उसको कहता हूं आपने स्टूडेंट वीजा पे जाना है, चले जाइए। लेकिन स्टूडेंट वीजा पे जाएंगे तो एक चीज ध्यान में रख लें, 10 साल तक पैसे नहीं बनेंगे। अब आपके भूल जाइए, पैसे नहीं बनेंगे। 10 साल के बाद आपको तीन चीजें मिल जाएंगी, 10 साल के बाद मिलेंगी तीन चीजें। जैसा कहते हैं ना, डॉक्टर बनना है, 10 साल पढ़ते रहो, 10 साल के बाद पैसे बनेंगे अब आपके। इसी तरीके से बाहर जाना है, 10 साल तक आपका कोई पैसा नहीं बनने वाला, कोई दौलत नहीं बनने वाली।
10 साल के बाद जॉब होगी, लाइफस्टाइल होगा, पासपोर्ट होगा, पैसे भी बन रहे होंगे, इनकम स्ट्रीम होगी आपके पास। बस इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। स्टूडेंट वीजा वालों की बात कर रहा हूँ। तो फिर अगर आपको पता ही लग ही गया कि अच्छा ये सब है, तो फिर प्रायोरिटीज बदल लें। प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए? प्रायोरिटी होनी चाहिए जी दौलत बनाने है। तो फिर पहले दौलत बना लें, बाद में किसी टीयर 2 कंट्री का पासपोर्ट ले लें। ये भी एक वे है, ये भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है कि चलो पहले मैं दौलत बनाता हूं और सेकंड प्रायोरिटी फिर मैं बाद में मैं किसी मुल्क का, सस्ते मुल्क में, मैक्सिको में कंपनी खोलूंगा, अपने आप को डायरेक्टर बनाऊंगा, 70-80 हजार डॉलर जमा करूंगा, चला जाऊंगा मैक्सिको। मर्जी है आपकी। टर्की चला जाऊंगा, दुनिया के हर मुल्क का पासपोर्ट मिल जाता है। टीयर 2 बड़ी आसानी से मिल जाता है। टीयर 2 तो मसला ही नहीं है ना, टीयर 2 तो सिर्फ 5 साल की कहानी है, पासपोर्ट मिल जाएगा आप लोगों को। पुर्तगाल का ले लीजिए, पोलैंड का ले लीजिए, लाइफस्टाइल का लाइफस्टाइल, पासपोर्ट का पासपोर्ट, सारे मसले हल हो गए। अगर आपने दौलत को प्रायोरिटी दे दी ना, पहली प्रायोरिटी दौलत होनी चाहिए और सेकंड प्रायोरिटी 2 इनकम स्ट्रीम्स होनी चाहिए, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, सारे ही हल हो जाएगा। आप जिस एज ग्रुप से भी ताल्लुक रखते हैं सब प्रायोरिटीज करेक्ट कर लें अपने आप लोग। ये है मेरा सारा पॉइंट आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। तो 30 मिनट्स हैं हमारे पास, 30 मिनट्स हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए। उसके बाद हम ये सेशन फिनिश करेंगे। ठीक है जी, आप लोगों के सवाल क्या हैं? आप लोग स्टार्ट करें। टीयर 3 पासपोर्ट थके हुए मुल्कों के पासपोर्ट को कहते हैं हम लोग। आई मीन जो ऐसे पासपोर्ट जो आप लेना पसंद नहीं करेंगे आमतौर पे। अच्छा, टॉपिक हमारा एग्जैक्टली जेड 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 रहना चाहिए। इस जेड 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 के दरमियान आप बात करें, जिसमें प्यार और इमिग्रेशन EMIG इमिग्रेशन यानी कि वापस मुल्क के अंदर आ जाना, इसके दरमियान टॉपिक्स रखिएगा आप। ठीक है जी। वेल्थ कैसे क्रिएट करनी? वेल्थ के लिए तो ग्रुप ज्वाइन करें ना आप लोग, एक्सट्रीम कॉमर्स का ग्रुप ज्वाइन करें, sunnyali.com/group, और फिर स्टडी करें आप। अभी तो कई महीने चाहिए, खाली समझने में ही आपको, प्लेटफॉर्म समझने में कई महीने लग जाएंगे आप लोगों को। जो लोग 30 क्रॉस कर गए हैं उन्हें तो मैं एक ही चीज कहता हूं कि पासपोर्ट लाइफस्टाइल साइड पे कर दें, प्रायोरिटी नंबर 1 और 2 बस इनके ऊपर काम करें। आप लोग भूल जाए, पासपोर्ट को भूल जाए। पासपोर्ट बदलने की जो राइट एज है वो यही है, 25 साल। 25 साल की उम्र में निकल जाए तो पासपोर्ट बदल जाएगा आपका। अगर आप 30 प्लस के हैं तो 30 प्लस वालों को चाहिए स्किल्ड इमिग्रेशन लेके जाएं, जब भी जाए। ख्वार तो नहीं होना आपने। 30 प्लस वाले के पास बीवी भी है, बच्चे भी हैं, आप तो नहीं मस्जिदों में काट सकते रहते हैं। मैं मस्जिदों में इसलिए सोता था, मेरी को बीवी नहीं थी, मुझे क्या फर्क पड़ता था? मस्जिद में सो, घर पे जो, एक ही बात है मेरे लिए, मुझे तो फर्क नहीं पड़ता था, तो मैं इसलिए सो जाता था। आप तो नहीं कर सकते ये सब। तो 30 प्लस वाले स्किल माइग्रेशन को एक्सप्लोर करें, लेकिन वो भी प्रायोरिटी नंबर 1 को अगर नहीं कर सकते, वेल्थ नहीं है, एटलीस्ट प्रायोरिटी नंबर 2 तो सेटल होनी चाहिए आपकी। आपके पास 2 इनकम स्ट्रीम्स हैं। अगर 2 इनकम स्ट्रीम्स हैं तो आप बगैर स्किल माइग्रेशन के टर्की चले जाएं, मलेशिया चले जाएं। क्यों? 2 इनकम स्ट्रीम्स के सर पे जा रहे हैं अब आप। अगर एक इनकम स्ट्रीम है, स्किल माइग्रेशन को फोकस करें। अगर स्किल माइग्रेशन अवेलेबल नहीं है तो भूल जाएं, फिर आप पासपोर्ट के चक्करों में मत पड़े। पहले दौलत, 2 इनकम स्ट्रीम्स, फिर पासपोर्ट को एक्सप्लोर कर लीजिएगा आप। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि जी आकाश खान जो हैं 35 साल के हैं, 3 बच्चे हैं, सऊदीया में रह रहे हैं, 10 साल से रह रहे हैं और सेविंग्स है इनके पास $30,000। ठीक है। अच्छा जी, कनाडा इमिग्रेट होने का ऑप्शन है इनके पास। टेम्परेरी जाएंगे, PR लेंगे, वापस सऊदीया आ जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे जॉब को 2 साल के लिए, स्टार्ट बिल्डिंग FBAPL। ये तो आप वही कह रहे हैं जो मैंने अपनी वीडियो में बोला है, मोटी बोटी, sunnyali.com/मोटी बोटी। ठीक है। इस वीडियो में एग्जैक्ट मैंने यही एक्सप्लेन किया है कि आपको कनाडा की PR मिल गई है, आप जाएं, सिर्फ एंट्री करवाएं और वापस आ जाएं। दोबारा 2 साल के बाद चले जाइएगा, जब आपकी इनकम स्ट्रीम बिल्ड हो चुकी होगी, आपका एसेट कहीं हवा में लटक रहा होगा या बन रहा होगा या चल रहा होगा। इनकम स्ट्रीम तो बिल्ड हो जाए एक बार, क्योंकि कनाडा चले जाएंगे 35 साल की उम्र में, बहुत हाईली स्किल हो जाएंगे, तो एक और जॉब मिल जाएगी, बैंक अकाउंट एंड पे खाली होगा आपका, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, बैंक अकाउंट खाली होगा। या तो आपकी मर्जी, आप ये कर लें,
या सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है, जॉब नहीं मिलेगी तो उबर चलानी पड़ेगी, दोबारा घूम-घाम के वही घंटे बिक जाएँगे आपके। उन मुल्कों में घंटे बिक जाते हैं बड़ी जल्दी। घर चलाने के लिए घंटे बिक जाते हैं, लाइफ़स्टाइल तो मिल जाता है, घंटे नहीं मिलते। पाकिस्तान से बैठ के ऑनलाइन बिज़नेस बिल्ड करेंगे, आपके हाइली लाइकली चांसेस हैं कि आपका एक ऑनलाइन बिज़नेस एस्टेब्लिश हो जाएगा। $2-3,000 $4,000 इनकम आ रही है, कनाडा चले जाएँ अब आप। तो जिन लोगों के स्टूडेंट वीज़ा लग चुके हैं, डिले कर दें, 1 साल के लिए डिले कर दें। पीआर लग गई, डिले कर दें। जाना पड़ रहा है एंट्री लगवाने के लिए, जाएँ एंट्री लगवाएँ, एक्सक्यूज़ करके कोई यूनिवर्सिटी को पेपर पकड़ा के मेडिकल का कुछ भी करें, 1 साल के लिए दोबारा पाकिस्तान आ जाएँ। बिज़नेस बिल्ड करें, बिज़नेस बिल्ड हो गया फिर चले जाइएगा आप। नहीं तो वहाँ की लूप है, उन मुल्कों में ऐसी लूप होती है कि बंदा 12 घंटे बस घर से बाहर ही रहता है, बस किचन चलाने के लिए। न्यूज़ीलैंड ऑफ कोर्स टियर 1 कंट्रीज़ में आता है। अच्छा जी, आपकी उम्र अब्दुल समद शाह, आपकी उम्र 22 साल है और आप स्टडी वीज़ा लेना चाहते हैं और 2 साल के बाद वापस आना चाहते हैं। भूल जाएँ 2 साल के बाद कोई वापस नहीं आता, लोग 10 साल के बाद आते हैं वापस। तो स्टूडेंट वीज़ा पहली बात हो गई आपको कहाँ का चाहिए, कैसे चाहिए? अगेन आपको स्टडी करना पड़ेगा। टियर 1 कंट्रीज़ का स्टूडेंट वीज़ा अगर चाहिए, बहुत महँगा पड़ेगा आपको, बहुत एक्सपेंसिव एजुकेशन है। टियर 2 कंट्रीज़ में जाएँगे, बहुत सस्ता पड़ेगा। टियर 2 मैं सबको एनकरेज करता हूँ टियर 2। टियर 2 आसानी से मिलेगा, अफोर्डेबल भी होगा। अगेन आपकी फैमिली बैकग्राउंड, अगर आप अपर मिडल क्लास बिलॉन्ग करते हैं, हो सकता है आपकी फैमिली अफोर्ड कर सकती है आपको इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या न्यूज़ीलैंड भेजने के लिए। अगर आपकी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती, तो हो सकता है आपकी फैमिली पोलैंड भेज दे आपको। पोलैंड में चले जाएँ स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, पोलैंड पासपोर्ट मिल जाएगा आपको कुछ सालों के बाद, 5 साल के बाद मिल जाएगा। इस दौरान में जाने से पहले कोशिश करें कोई ऐसा छोटा-मोटा बिज़नेस बिल्ड हो $1000 भी बिल्ड हो गया ना आपका मंथली अगर ऑनलाइन, तो वो $1000 बहुत है पोलैंड के लिए। अच्छी लाइफ़ गुज़रेगी आपकी $1000 में। ये अच्छी बात है टियर 2 कंट्रीज़ की, $1000 पर मंथ में आपकी लाइफ़ गुज़र जाती है। टियर 1 कंट्रीज़ में जाएँगे, एजुकेशन का खर्चा अलग है, आपको $2000 चाहिए, कम से कम डबल अमाउंट चाहिए होगी। तो जाना है तो ऑस्ट्रेलिया भी जाएँ मेरी तरफ से। इनकम बिल्ड कर लें एक बार ऑनलाइन इनकम बिल्ड करके ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ आप लोग पढ़ने के लिए 2 साल पढ़ें। इनकम आ रही है ना आपकी ऑनलाइन इनकम आ रही है, आपको 7-Eleven में काम नहीं करना पड़ेगा। 7-Eleven में काम करेंगे घंटे खत्म हो जाएँगे, घंटे बिक जाएँगे तो फिर फारिग काम नहीं कर सकते ना, वेल्थ नहीं क्रिएट होगी आपकी। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा जी, मेरा ख़्याल है थोड़ा अर्ली फ़िनिश करना पड़ेगा क्योंकि मेरा माइग्रेन बहुत शदीद इस वक़्त वो पिक कर गया, पता नहीं एकदम से ही हुआ है और वो बड़ी स्पीड में पिक कर रहा है। तो मुझे जल्दी फ़िनिश करना पड़ेगा आज। अम, टियर 2 में बहुत मुल्क हैं, पोर्टुगाल एक्सप्लोर कर लें, पोलैंड, पोर्टुगाल, ईस्टर्न यूरोप वगैरह सारा एक्सप्लोर कर लें, सारे टियर 2 में आते हैं। आसानी से मिल जाएँगे, आसानी से स्टूडेंट वीज़ा मिल जाएगा, सस्ते पड़ेंगे आपको। इनको एक्सप्लोर कर लें टियर 2 के अंदर। अच्छा जी, टेक्निकल जॉब। आप 38 इयर्स के हैं, टेलीकॉम की जॉब कर रहे हैं, सेकंड इनकम स्ट्रीम बिल्ड करना चाहते हैं, वीबीसी पे टाइम गुज़ारे हैं, आप लोग जितने भी नए मेंबर्स हैं जो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं अमेज़न को, आप वीबीसी पे टाइम गुज़ारें। मैं कोई गारंटी नहीं देता आपको कि आप मिलियनेयर बनने वाले हैं, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता आपकी इनकम स्ट्रीम बिल्ड हो जाएगी। मैं सिर्फ़ ये कह सकता हूँ बर्बाद कर दें थोड़े से पैसे अपने, बस थोड़े से पैसे बर्बाद करें, सीखें, शायद कुछ हो जाए, शायद। देख लें भाई ज़िंदगी में जहाँ इतने पैसे बर्बाद करने ही हैं आपने, थोड़े से और कर लें। यही है उसकी लॉजिक। वैसे भी 93% लोग तो फ्री में ही लेते हैं बीबीसी, वो तो कहते हैं हम बहुत गरीब लोग हैं। वो वैसे फ्री में ले लेते हैं। तो जो फ्री के लिए एलिजिबल हैं वो फ्री में ले लें और जो 7% जो पे करना चाहते हैं आप पे कर लें। आपकी अपनी ईमानदारी, आपकी अपनी ऑनेस्टी पे डिपेंड करता है। आप पे करेंगे, इकोसिस्टम इतना बड़ा है, इस इकोसिस्टम की मंथली कॉस्ट मैंने उस दिन कैलकुलेट की थी कि 70-80 लाख रुपए पर मंथ एक्सट्रीम कॉमर्स का मंथली कॉस्ट है हमारा। ये 70-80 लाख रुपए महीने का खर्च होता है हमारा, हर महीने खर्च होता है। क्योंकि एम्प्लॉइज़ हैं, सिस्टम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, टीमें बैठी हुई हैं, 1 लाख मेंबर्स को सपोर्ट करना आसान काम नहीं है। तो
आप अगर पे करते हैं तो वो बाकियों के काम आएगा, क्योंकि 93% वाले तो पे ही नहीं कर रहे हो, तो फ्री में ले रहे हैं। तो बहरहाल वीबीसी ले लें, आप उसको स्टडी करें, टाइम गुजारें, कुछ महीने स्पेंड करें। हो सकता है हो सकता है आपको डायरेक्शंस मिल जाए, आपकी इनकम बिल्ड हो जाए, हो सकता है आपको पीएल एफबीए समझ आ जाए, हो सकता है आपको होलसेल एफबीए समझ आ जाए, आप हो सकता है आपको शॉपिफाई समझ आ जाए, हो सकता है कोई चीज क्लिक कर जाए। आमतौर पे मैं बता देता हूँ, आमतौर पे जो लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन में अच्छे होते हैं वो प्रॉक्सी मार्केटिंग करते हैं, वो वहां से पैसे बना लेते हैं। एक एवरेज प्रॉक्सी मार्केटर $500-600 महीने का बना लेता है। एक्सेप्शनल $3000 भी बनाते हैं लोग। जो लोग वीए बन जाते हैं उनको क्लाइंट्स मिल जाते हैं, उनको एक क्लाइंट आमतौर पे $200, $300, $400 का आराम से मिल जाता है आमतौर पर। प्रोडक्ट हंटिंग करने वाले भी $400-500 महीने का बना लेते हैं आमतौर पे। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, पैसे बन जाते हैं, इनकम स्ट्रीम तो बिल्ड हो ही जाती है। 400, 500, 600, $1000 बना लेते हैं, एवरेज लोग बन जाते हैं। लेकिन मैं उनकी एक्यूरेट परसेंटेज इसलिए नहीं बोल सकता कि मैं नहीं चाहता कि अब आप लोग वीबीसी इस बात पे लें कि बस अब हमारा $1000 बनने वाला है। मैं इसलिए कभी ये नहीं बोलूंगा, मैं गारंटी नहीं दे सकता किसी को। मैं ये बोलूंगा अपने $180 बर्बाद कर दें और देख लें शायद कुछ हो जाए आपका, बस मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है। सीए वालों की कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, वो अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मैं यही कह सकता हूँ। आप बाल खत्म हो जाएंगे, जो लोग सीए करेंगे उनके बाल नहीं रहेंगे, तो अल्लाह आपकी मदद करे। अम्मी ने बोला होगा आपको या अब्बू ने बोला होगा, बस अल्लाह बेहतर करे आपको, मैं यही कह सकता हूँ। अच्छा जी। अम, अच्छा जी, क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन मेरा माइग्रेन इस वक्त बड़ा शदीद होता जा रहा है, तो मेरा ख्याल है मुझे अभी ड्रॉप करना पड़ेगा सेशन। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन दोबारा करेंगे, फिर हम लोग इसी मौजू पे दोबारा डिस्कशंस करेंगे, और भी क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे हम लोग। तो अम, जिन्हें वीबीसी में पे करना है लेकिन वो इंस्टॉलमेंट या डिस्काउंट चाहते हैं, वो आप लोग sunnyali.com/vbc वहां पे अप्लाई कर दें और फिर ईमेल कर दें, info@ec.com.pk पे ईमेल कर दें आप लोग, और फिर वो टीम हैंडल कर लेगी, टीम आपको हेल्प कर देगी। ठीक है। इसके अलावा मुझे किसी ने ईमेल करनी है तो sunny SUNNY sunny@ec.com.pk पे आप ईमेल कर सकते हैं। वो ऑफ कोर्स वो फिल्टर सिस्टम मौजूद है, पूरी टीम है, वो टीम ही देख रही होती है, वो रिप्लाई करते हैं, लेकिन एस्केलेशंस मेरे पास आती हैं जो वो हैंडल नहीं कर सकते, वो फिर मुझे एस्केलेट कर देते हैं। ठीक है। तो आप लोग इसको देख लें। मेरे तो पसीने छूट गए, क्योंकि वो पेनाडोल्स मैंने और काफ़ी गोलियां खा ली हैं, तो उसकी वजह से। तो इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्द। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।